वाइट शुगर को भी बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि वो कैंसर की एक पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? जैसे ओरल कैंसर हमने ट्रीट किया पेशेंट को, अभी एक केस हुआ समझ लें, हम तो ये सब देख रहे हैं लगातार कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कैंसर डायग्नोज हम दे रहे हैं और थ्रू द रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी मैंने चल रहा है और बीमारी बढ़ रही है। प्रॉपर अगर आप फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, तो उससे आपका कैंसर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। कुछ ऐसा लिंक है क्या फास्टिंग का कैंसर के साथ? ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ा नाम होता है मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स का वो बहुत बड़ा इलाज कर देता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सब गाइडलाइन बेस्ड इलाज है। आप हॉस्पिटल ए में जाएंगे वही इलाज मिलेगा, हॉस्पिटल बी में जाएंगे वही इलाज मिलेगा। थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन करेंगे डॉक्टर, उससे आपके रिजल्ट को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक लाइन में ये समझिए कि भारत देश में प्रयोग में आने वाली 99.9% दवाइयाँ जेनरिक है। ओके। सब जेनरिक है, आप जो यूज़ कर रहे हो जेनरिक है। क्यों जेनरिक है ये? क्योंकि इसका इनोवेटर कोई और है। कैंसर की मेडिसिन क्या जन औषधालय जो होता है, सेंटर है जो, उस पे अवेलेबल है? प्राइवेट सेक्टर अभी भी इंडिया में बिजनेस के लिए और कोर बिजनेस के लिए, मतलब उसे चाहिए कि मैं अगर इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इतने साल में इतना % के रेट से प्रॉफिट होनी चाहिए। बाकी उसका मैनेजमेंट किस तरह से इलाज कर रहा है या कैसे हैंडल कर रहा है डॉक्टर को, पेशेंट को, वो उसकी प्राथमिकता नहीं है। हाँ, लेकिन उसका अल्टीमेट यही है कि मुझे पैसा अगर आ रहा है तो ठीक है सर। कीजिए, इम्यूनोथेरेपी एक ड्रग है कीट्रूटा, 2,20,000 रुपये का एक वायला, एक डोज की कीमत 4,40,000, 75 लाख रुपये। तो एक बड़ा अमाउंट है। और अगर यही ड्रग हमारे इंडिया में बनता, डेवलप होता, अगर हमारा लेवल ऐसा होता तो हमारा एक कॉस्ट हो सकता है कुछ। अब ये इसी को पेटेंट ख़त्म होने दें, देखें यही कॉस्ट घट के जब इंडिया में जेनरिक्स बन जाएगी, ये 2,000 में मिलेगी। अगर हेड नेक कैंसर में, मतलब मुंह के कैंसर में सर्जरी हुई, कीमो, रेडिएशन, तीनों चीज़ लगी, तो ये मोटा मोटी 70% केसेस में, तो जो मैं स्टेज 3 तक की बात कर रहा हूँ, तो अगर ये तीनों लगा तो लगभग 10 लाख, 9 से 10 लाख खर्च जनरल वार्ड में, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाते हैं। जो जितने लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस भी मैं जानना चाहूँगी इसको लेकर के, तो उसमें से कितने पेशेंट हैं जो कि सर्वाइव कर पाते हैं? अक्सर हम में से ज़्यादातर लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जबकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैंसर के बहुत सारे ऐसे लक्षण, बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि कैंसर के होने से पहले हमारे अंदर होते हैं। हम उन्हें सिर्फ देख नहीं पाते या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम उन लक्षणों को वक्त पर पकड़ लें, पहचान लें, तो बहुत मुमकिन है कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो ही नहीं। इसके अलावा अगर हम वक्त पर ट्रीटमेंट कराते हैं तो कैंसर होने के बाद भी क्यूरेबल है, उसका इलाज पूरी तरीके से मुमकिन है। साथ ही साथ कैंसर का जो इलाज है वो अफोर्डेबल भी है, लेकिन हमें सिर्फ सही सरकारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे आसपास जो एनजीओ, दूसरी संस्थान है जो इस बारे में काम करती हैं, उनके बारे में भी अगर हमारे पास जानकारी है तो कैंसर का जो इलाज है वो काफ़ी हद तक हमारे लिए किफ़ायती हो सकता है या हमारी पहुंच में हो सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे डॉक्टर कुमार ऋषिकेश, जो कि सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। वो हमें बताएंगे कि कैसे हम कैंसर से बच सकते हैं, साथ ही साथ कैंसर को किस तरीके से अफोर्डेबल किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रियंका जी। डॉक्टर साहब, ये तो हम सब जानते हैं कि कैंसर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मामले काफ़ी बढ़ गए हैं, और इलाज की बात हम लोग करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ होती है प्रिवेंशन। कहते हैं ना कि बचाव ही जो है सबसे अच्छा इलाज है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कैंसर से बचाव कैसे कर सकते हैं। बहुत तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करें जिनसे हमें पता चलता हो कि कैंसर को होने से पहले, कई बार होता है ना कि आपके लक्षण हैं या आपको जब कैंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में, सेकंड, वो उसकी बात नहीं कह रही मैं। कुछ ऐसे लक्षण या ऐसे सिम्टम्स या ऐसे साइन हमारी बॉडी देती हो जो कि कैंसर के होने से पहले पता चल सके, ताकि हम वक्त रहते कोशिश कर सके कि कैंसर हो ही ना। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं ऐसा बता दूं कि कई सारे लक्षण ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि आगे ये कैंसर में कन्वर्ट होने वाला है, बट अभी कैंसर बना नहीं है। इस समय इस तरह के लक्षणों को समझ लेना और उसका उचित निवारण कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आगे आने वाले एक तो कैंसर नहीं बनेगा, और फिर ऑफ कोर्स जब कैंसर बना नहीं है तो उससे कोई डेथ होने की संभावना ही नहीं है। तो उसमें सबसे एक कॉमन एग्जांपल है
मुंह में जो लोग खास करके टोबैको लेते हैं या पान खाते हैं, किसी भी सुपारी। रूप में सुपारी खाते हैं, तो उनमें एक चीज़ है, उसे हम हिंदी में कहते हैं कि उजला धब्बा बन गया है मुंह में। बट हमारे मेडिकल साइंस में ओरल ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ल्यूको मीन्स वाइट, प्लेकिया मीन्स प्लेक। तो उजले रंग का एक परत जीभ पर, या जीभ को जब उठाएंगे अंडर सरफेस ऑफ द टंग बोलते हैं उसे, वहाँ पर, या बक्कल म्यूकोसा जो गाल के अंदर का हिस्सा है उसमें बन सकता है। अगर ये ऐसा उजला धब्बा बना हुआ है जो एक खास एरिया में डिफाइंड है, तो आप इसे डॉक्टर को दिखाएं। यह ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसका समुचित निवारण हो सकता है, कभी कभी सर्जरी से, कभी कभी कुछ एंटीऑक्सीडेंट मेडिकेशन से। और अगर ये हट जाता है, क्योंकि 10%, 100 में से 10 जो पेशेंट्स होंगे जिनको ल्यूकोप्लेकिया, वो कैंसर में कन्वर्ट होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है उससे बच जाना। उसी तरह से लाल रंग का भी होता है, उसे इरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। तो वो मुंह में या जीभ पर इस तरह के धब्बे के साथ दिखेगा, फायरी रेड टाइप। तो उसे आप हटा के कैंसर बनने से रोक सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने बताया कि 100 में से 10 मामलों में बन सकता है, बाकी 90 जो हो वो फिर किस चीज़ का लक्षण है? बाकी 90 ऐसा नहीं कि, कहने का मतलब अगर ल्यूकोप्लेकिया बन गया तो ये निश्चित नहीं है कि वो कैंसर बनेगा ही। ओके। सो वो 90 छाला भी मामलों हो में सकता हट है। सकता है फिर से वो। आपके टोबैको पैटर्न चेंज हुए, आपने खाने कम कर दिए, या बॉडी ने खुद हील किया, कई तरह से वो हट सकते हैं। बट 100 में से 10 में वो बनने का संभावना है। और अगर रेड वाला है तो लगभग 3 to 4% उसका भी बनने का चांस है। सो हमें ये छोटा नंबर लग रहा है, लेकिन जब हम राइट। कई लाखों और करोड़ों लोग जो टोबैको ले रहे हैं उनको देखें, तो एक बड़ा नंबर बन जाता है जो कि कैंसर लेके प्रेजेंट करता है। राइट। मैं यहाँ पर एक सवाल है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बाकी लक्षणों की बात करें। आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया यहाँ पर, तंबाकू की बात की आपने, और सुपारी की बात की, और इसके बाद पान मसाला। तो क्या तीनों ही इक्विवेलेंट, एक ही बराबर खतरनाक है कैंसर के लिहाज से? ऐसा समझिए कि पान का पत्ता छोड़ के जी। पान में प्रयोग होने वाली, जो आमतौर पर प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, वो सब कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कर सकती है। तो ठीक पान है। का पत्ता ही एक है जो सेफ है। बट ऑफ कोर्स गुलकंद भी शायद नहीं करता ना, गुलकंद में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं वही होती उस अगर तरह की मीठा चीज़ें पान। जो, अगर हाँ, हम पान की जो प्राकृतिक मेन चीज़। कंस्टिट्यूएंट की बात करें, अब बाकी तो आप उसमें एडिशन करते चले जाएंगे तो एक अलग चीज़ है। बट जो मेन उसके कंस्टिट्यूएंट हैं उसमें जैसे चूना और सुपारी और कत्था, ये सब तो चीज़ मेन कंस्टिट्यूएंट, जर्दा, पीला पत्ती, इस तरह की चीज़ें तो हम, पान का तो मतलब ये सब कुछ हाँ डाल ये के सब लोग चीज़ें, बनाते उसके अलावा भी आप उसमें बहुत चीज़ जोड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें जो मैंने अभी बताई, ये सब कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कर सकते हैं। पान का पत्ता डेफिनेटली सेफ है। हैं। जी। और इससे आगे बढ़ें तो एक और चीज़ होता है जो खास करके काफ़ी सुपारी खाने वाले लोग हैं, असम, बिहार, इन सब एरिया में ज़्यादा है। खैर नॉर्थ इंडिया कम्प्लीटली है उसमें ऑक्यूपाइड इस चीज़ में, कि क्योंकि सारे गुटके में सुपारी तो है ही एक मेन कंस्टिट्यूएंट। जी। तो सुपारी खाते खाते देखेंगे कि किसी इंसान का मुंह पूरा नहीं खुल रहा। अभी उसको कोई घाव नहीं बने हैं मुंह में, कोई कैंसर डेवलप नहीं हुआ, बट मुंह पूरा खुलना बंद हो गया, जीभ ठीक से उसका मूव नहीं कर पा रहा है। तो वो एक समय आएगा जो बोलने लगेगा कि हाँ मुझे कुछ। और तीसरी चीज़ जो है होगी कि कोई भी चीज़ वो लेगा मुंह में, उसे बहुत जलन होगी, मतलब खाना पीना कुछ भी, तो उसे एक अजीब सा जलन होगा जो आमतौर पर बाकी उसके घर के लोग खा पा रहे हैं, उसे दिक्कत हो रही है। ये कंडीशन, इसको बोलते हैं सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। मतलब मुंह के लेयर के अंदर जैसे उसके पीछे एक फाइबर्स का लेयर बन गया है। तो फाइबर्स का लेयर जो बन गया है, अगर ये सिचुएशन बन गया है, अब इसका नेक्स्ट स्टेज आने वाला है कैंसर। तो यहाँ पर भी आप सुपारी को रोक दें खाना और रेगुलर स्क्रीनिंग पर जाएं, तो हो सकता है कैंसर आप अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे। और हो सकता है कि ये कम्प्लीटली जाने वाला तो नहीं है म्यूकोसल फाइब्रोसिस, जो फाइबर्स बन गए वो जाएंगे नहीं, बट कम से कम आप उसके बढ़ने को रोक सकते हैं। और दूसरा है कि समय रहते आप समझ सकते हैं कि ये कैंसर बन रहा है, तो वहाँ का समुचित इलाज सेफली हो सकता है। और उससे आगे बढ़ें, अगर आप मुंह को छोड़ के, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भोजन की नली। कई पेशेंट्स को आप देखते होंगे, इंसान को जो कि शिकायत कर रहा होगा कि मुझे एसिडिटी आ रही है, रिफ्लक्स आता जाता है। तो ये सिचुएशन भी नॉट ऑलवेज, बट अगर कोई एसिडिटी डेवलप हुई है, अचानक आई है और 6 वीक्स हो गए हैं, अभी भी नहीं जा रहा है, वो अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कर चुका है, आप देखेंगे कि लोग खुद से ही पेंटोसिड खरीद वो तो के ऐसे खा ही रहे लेते हैं, हैं। लेकिन तब भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि कुछ और चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि कैंसर बन चुका है, इसका मतलब प्री कैंसरस लीजन्स भी कुछ हो सकते हैं। तो एक उसी में सिंपल सा चीज़ है, रिफ्लक्स के कारण आता है, उसका नाम है बैरेट्स एसोफेगस। वो एक भोजन की नली का जो अंतिम हिस्सा है, वहाँ पर थोड़े चेंजेज आ जाते हैं,
वो एंडोस्कोपी में दिखता है, वहाँ से बायोप्सी लेके हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ आया हुआ है चेंज, फिर इसका समुचित इलाज भी हो सकता है। तो ये कैंसर बना नहीं है पर प्री कैंसरस है। ओके। उसी तरह से आप लीवर में जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैटी लीवर हम हर समय बोलते हैं, लेकिन फैटी लीवर एक ऐसा चीज़ है जो साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में आप देखें 75 to 80% लोगों में फैटी लीवर है। उसके कई सारे कारण हैं, बट फैटी लीवर लगभग 5 से 7% पेशेंट्स में सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। अब सिरोसिस बना हुआ तो फिर वहाँ कैंसर भी आने का चांस है। तो अगर आप फैटी लीवर को देख रहे हैं तो उसको कम करने के लिए जितने उपाय हैं, रेगुलर एक्सरसाइज और डाइटरी मॉडिफिकेशन, वो सब करते हैं। साथ में एक सिंपल सा टेस्ट है फाइब्रोस्कैन, वो अल्ट्रासाउंड है, एक एडवांस अल्ट्रासाउंड, वो देख सकता है कि आपके लीवर में फाइबर्स बन रहे हैं क्या। अगर बन रहे हैं तो आपको आगाह किया सकता है, आपको वहाँ से भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, और फैटी लीवर को भी ट्रीट कर सकते हैं जितने तरह से हो सकता है। तो ये सब हुआ कि आप अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं, एक तरह से आप कैंसर तक जाने जाने नहीं से दे रहे हैं पहले। उसे। उसी तरह से अगर लीवर को सबसे एक इम्पॉर्टेंट खतरा है खास करके भारतीय उपमहाद्वीप में, तो वो हेपेटाइटिस बी और सी। ये दोनों ऐसे हेपेटाइटिस। इन्फेक्शन हैं जो लॉन्ग टर्म में कैंसर करते हैं। तो अगर हेपेटाइटिस बी और सी हुआ है तो इससे पेशेंट को एक स्ट्रिक्ट हिदायत रहती है कि आप 6 मंथली स्क्रीनिंग कराएं लीवर कैंसर के लिए, देखें अल्ट्रासाउंड, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट ब्लड से होता है। ये सब करके आप उसको अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, जो बहुत छोटे इलाज में उसका काम हो सकता है, पेशेंट की जान बच सकती है। और आगे हैं तो आप बहुत कॉमन देखते होंगे कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, मेनोपॉज हो चुका है, कहीं से स्पॉटिंग आ गई या कभी ब्लीडिंग हो गया, तो अल्ट्रासाउंड कराया है, उन्होंने कहा कि थिकनेस जो है एंडोमेट्रियम का वो बढ़ा हुआ है, थिकनेस उसमें जो अंदर का लेयर में 4 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर पोस्ट मेनोपॉजल में आता है तो वो ठीक नहीं है। तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट या गायना ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि क्या ये हमारा एबनॉर्मल है, यूट्रस में पॉलिप बन रहा है, क्या एबनॉर्मल है। ये सब प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जो कैंसर नहीं बने हैं बट कुछ में बन सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितने लोगों में थिकनेस है उसमें सब में कैंसर हो जाएगा। इसका मतलब उसमें से कुछ लोगों में होगा, लेकिन जांच तो सबकी होनी चाहिए। उसी तरह से सिंपल सा चीज़ है, आप बहुत समय देखेंगे कि लोगों को रेक्टल ब्लीड हो रहा है, आंत के रास्ते मतलब लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा है, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि मुझे पाइल्स है। और हेमोराइड्स, बेसिकली जो पाइल्स को हेमोराइड्स कहते हैं मेडिकली, हेमोराइड्स कभी कभी कल्प्रिट की तरह काम करता है, क्योंकि उसके कारण लोग वहाँ डेवलप हो रहे कैंसर को इग्नोर करते जाते हैं। तो जब कभी हेमोराइड्स हो, ब्लीडिंग हो, एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें। सिर्फ पाइल्स को नहीं देखें, उनको ये भी देखना है सर्जन को कि पाइल्स के ऊपर वाले हिस्से में कहीं कुछ बन तो नहीं रहा, क्योंकि कभी कभी जो कैंसर बन रहा होता है वो अर्ली फॉर्म में है, उसी ने पाइल्स को जन्म दिया, उसी के कारण कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है, इसी कारण पाइल्स आपको प्रोमिनेंट बन के आता है और आप पाइल्स को ट्रीट कर रहे हैं, बेसिकली वहाँ कैंसर ग्रो कर रहा है। और आगे जाएं तो आप कॉलोन में एक पॉलिप जैसी चीज़ होती है, जो जनरली तो हम पॉलिप को नहीं देख सकते क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 50 साल से ऊपर के सभी इंसान का हमें कोलोनोस्कोपी करना है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये सुविधा है, तो यहाँ नहीं है। बट अगर आपको कम से कम फैमिली हिस्ट्री है कि आपके भाई माता पिता, किसी को भाई बहन या माता पिता को कॉलोन या आंत का कैंसर हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी भी कोलोनोस्कोपी हो। और अगर पॉलिप बन रहा है, क्योंकि पॉलिप है एक तरह से कह सकते हैं यही आगे बढ़ के कैंसर बना सकता है, ऐसा नहीं कि बनेगा ही, बट बना सकता है। तो अगर ये बना सकता है तो आप इसे शुरू में ही बहुत एंडोस्कोपिक प्रोसीजर से बिना कोई ऑपरेशन के कट कर देते हैं, उसकी जांच हो जाती है कि भाई उसमें क्या निकल के आया है, और ऐसा करके आप उससे भी बच सकते हैं। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप सजग रह के, जागरूक हो के और उसका समुचित इलाज करके कैंसर बनने से रोक सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि हम जब इस कैंसर की बात करते हैं तो हम स्टेजेस की बात करते हैं कि स्टेज 1 में पता चला, स्टेज 2 में पता चला, और स्टेज 3 4 में तो फिर हो जाता है कि अब ट्रीटमेंट की गुंजाइश बहुत कम हो गई है। तो ये सबसे अच्छी बात ये है जो आपने शेयर की कि हम स्टेज 1 में जाने से पहले भी कैंसर का पता लगा सकते हैं और तब उसको मतलब होने से रोक सकते हैं। हमेशा तो कहा जाता है कि चलिए हो गया तो अब आप सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप प्रिवेंशन के लिए जो चीज़ें होती हैं वो करें, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद अगर किसी वजह से कि आपके लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ी है या कुछ चीज़ें ऐसी आपके जेनेटिक भी होती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, तो तब आप ये वाले सिम्टम्स देख करके कैंसर को होने से इस तरह से भी रोक सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। साथ ही साथ हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि
तम्बाकू की बात हमने भी की और अक्सर लोग कहते हैं कि कल्प्रिट है और बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती हैं। एक और चीज़ के बारे में इधर बात हो रही है शुगर के बारे में, चीनी, वाइट शुगर। वाइट शुगर को भी बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि वो कैंसर की एक पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए, बहुत सारे इसमें मिथ्स हैं जो भ्रांति है मैं कहूँ, क्योंकि शुगर कोई मतलब मुझे भी पेशेंट बोलते हैं कि शुगर बंद कर दें, शुगर खा सकते हैं। हमें घर वालों ने कहा है कि मुझे कैंसर डायग्नोसिस हो गया है तो मुझे शुगर नहीं खाना चाहिए। तो मैं कह दूं कि ये बात गलत है। ऐसा नहीं है कि शुगर, जब एक इंसान को कैंसर हो चुका है, शुगर उसके भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो चाय के साथ ले रहे हैं या किसी भी चीज़ में ले रहे हैं, क्योंकि शुगर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। अब वो इंसान प्रिवेंशन के फेज में नहीं है जहां हम उसे कैंसर होने से, बनने से रोक रहे हैं। अब वो इंसान को कैंसर हो चुका है, उसे अब एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, होल फूड जिसको कहते हैं होलसम न्यूट्रिशन, ताकि उसे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, लिपिड, ये सारी चीज़ मिलें। उसमें शुगर भी उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अब आप ये देखें कि क्या शुगर सिर्फ कैंसर को बढ़ावा देता है और बाकी सेल्स को नहीं देता? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कैंसर सेल्स है तो वो भी एक टाइप का सेल्स है जिसमें कि एक तरह से समझिए ऑटोनॉमी है, वो खुद अपने आप सब कुछ जुगाड़ कर रहा है, आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों से सब कुछ लेने की कोशिश कर रहा है, और इस कारण से वो अपने को स्टैब्लिश करता है आपके बॉडी में। कैंसर एक ऐसा चीज़ है जो आप ही के शरीर में, आप ही से पैदा हुआ है और आप ही के शरीर में अपने को स्टैब्लिश करता है। स्टैब्लिश करने के लिए उसे ब्लड सप्लाई चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए जो नॉर्मल सेल को मिलता है। तो नॉर्मल सेल को अगर कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो कैंसर सेल को भी चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कैंसर सेल को नहीं, अगर हम देंगे कैंसर सेल ले लेगा और नॉर्मल सेल नहीं लेगा, ऐसी बात नहीं है। दोनों सेल को कैंसर शुगर चाहिए, और अगर आप नॉर्मल सेल को नहीं दे रहे हैं तो वो तो स्टार्व हो रहा है, इंसान तो कमज़ोर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सवाल ये है कि मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने किसी एक्सपर्ट के थ्रू कहीं पर मैं सुन रही थी, उनका कहना था कि कुछ ऐसी स्टडीज़ कहती हैं, प्रॉब्लम उन्होंने किसी स्टडीज़ को उसमें कोट किया था कि 30% एक्स्ट्रा जो कैंसर का सेल है वो 30% ज़्यादा शुगर कंज्यूम करता है और उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है उस वजह से एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल सेल। मुझे नहीं लगता कि ये एविडेंस बेस्ड बात है, मतलब इसका प्रूफ मुझे इतना स्ट्रांग नहीं लगता। ये ज़रूर है कि कैंसर सेल्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स, रिलेटिव, बट ये रिलेटिव बात है। कहीं कहीं नहीं, मतलब कहीं कहीं ऐसे भी सेल्स हैं हमारे बॉडी के जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत काफ़ी फास्ट है, मतलब तेज़ी से उसे भोजन चाहिए और फिर चाहिए। जैसे ब्लड सेल्स का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे सेल्स का लाइफ ही मान लो सपोज करो प्लेटलेट का 3 से 5 दिन में तो उसकी डेथ हो जाती है। तो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स है, तो उसे तो भोजन चाहिए। तो उसी तरह से इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियम है, जो लाइनिंग है, जो हमारा लंग्स का जो लाइनिंग है अंदर का, उस सबको फास्ट डिवाइडिंग सेल्स है ये सब, इसे तो चाहिए भोजन। तो ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे कि मैं शुगर नहीं दे रहा हूँ तो ये जो नॉर्मल सेल है वो तो बर्दाश्त कर लेगा और कैंसर का सेल मर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टार्व कर रहे हैं तो दोनों को स्टार्व कर रहे हैं, तो इसीलिए ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती। कैंसर मरीजों को शुगर लेने से, अभी तक के प्रूफ के हिसाब से, मेडिकल प्रूफ के हिसाब से, कैंसर मरीज को शुगर लेने से नहीं रोका जाए जी। पर ये बात जरूर है कि एक हेल्दी इंसान को डेफिनेटली वहाँ एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ अगर आप शुगर रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो शुगर रिलेटेड जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो शुगर कंट्रीब्यूट करता है, दैट मीन्स डायबिटीज़, मोटापा, इन सब चीज़ों का जो ये पार्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, इसमें अगर ये बनने में मदद कर रहा है, फैटी लिवर बना रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मोटापा एक ऐसा कंडीशन है जो कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है। राइट। तो अगर कोई इंसान की ज़रूरत 2000 किलो कैलोरी है, जिसका कि इतना परसेंट 60% लगभग आता है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का, तो हमें 60% कार्बोहाइड्रेट देने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वो इंसान 2000 किलो कैलोरी कंज्यूम कर ले। बट अगर वही इंसान 2000 किलो कैलोरी ले रहा है और कंज्यूम 1000 किलो कैलोरी कर रहा है, तो वो जो बाकी का बचा 1000 किलो कैलोरी है वो कहीं ना कहीं जमा होगा शरीर में, और जैसे फैट के रूप में जमा, कार्बोहाइड्रेट जो आप एक्स्ट्रा लेते हैं बेसिकली फैट के रूप में जमा हो जाता है, जैसे लीवर के सेल्स में पहुंच गया। अब फैट जैसे जमा हुआ, लीवर के सेल्स का काम था मेटाबॉलिज्म करना, आपको एनर्जी देना, आपको बाकी सारा सिंथेसाइज करना, प्रोटीन बनाता है, बहुत कुछ बनाता है। लीवर फैक्ट्री है हमारा, पावर हाउस एक तरह से समझिए। पूरे बॉडी का अगर कोई फैक्ट्री है जो सब कुछ बना रहा है वो लीवर, और लीवर के सेल्स हो गए और फैट का जमा करने का एक डिपो बन गया वो।
तो वो काम नहीं करेगा। दूसरा और एक चीज़ होगा कि वो इंजरी होगी सेल्स की, तो वहाँ कैंसर बन सकते हैं। तो इसीलिए हम एक्सेस ले रहे हैं कोई चीज़ तो कैंसर बन सकता है। तो बट ये अगर अभी मतलब ये मैं कह सकती हूँ आपकी जो बातचीत अभी तक हमने की है कि बेशक अभी तक चीनी वाइट शुगर की मैं बात कर रही हूँ उसका डायरेक्ट लिंक नहीं है कैंसर के साथ, लेकिन इनडायरेक्ट जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनता है उससे रिलेटेड बाकी जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ओबेसिटी हो या फैटी लिवर हो, वो सब ग्रेजुअली आगे बिल्कुल जाके कहीं ना कहीं कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही, ये डायरेक्ट लिंक नहीं है कि शुगर लिया और कैंसर के सेल खाए और वो बढ़ गए, राइट। ऐसा नहीं है। बट इनडायरेक्टली ये तो इससे बेटर है कि आप जितना शुगर को हटा हाँ, सकते हैं बिल्कुल वही बिल्कुल। बेटर है, वो भी एक तरह से प्रिवेंशन मान सकते हैं उसका। अच्छा, एक क्या वाइट सॉल्ट का भी कोई रोल है इसके अंदर? देखिए बीपी में तो हम सब जानते हैं कि बीपी में जो है आपको अभी तक सॉल्ट के रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल ने नहीं दिखाया है कि कार्सिनोजेनेसिस में सॉल्ट का रोल है। बट इनडायरेक्टली अगर कहीं कुछ डैमेज करता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लाइक टॉक्सिक अमाउंट में कोई इंसान ले रहा है तो वो एक अलग बात है। जो कहीं भी जैसे स्टोमैक एपिथेलियम को ख़राब करते जा रहा है और वो लिए जा रहा है, वो लेकिन रेयर चीज़ है जो वंस इन अ वाइल हो सकता है। बट इट इज़ नॉट, ये कॉमनली नहीं बोला जाएगा कि हाँ सॉल्ट से किसी को कैंसर हो रहा है। राइट। स्टार्ची चीज़ों के बारे में भी कई बार कहा जाता है कि अगर कुछ चीज़ें जिसमें स्टार्च ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और उनको अगर आप स्पेशली रीहीट करते हैं तो वो भी कई बार कैंसर होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। ऐसा समझें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम जब किसी चीज़ को रीहीटिंग करते हैं, सपोज कीजिए सिंपल सा चीज़ है ऑयल। आपने ऑयल में एक बार कुक किया, फ्राई किया कोई चीज़ को, डीप फ्राई हो गया, ऑयल को आप छोड़ दिए, फिर उसे दूसरी बार रीहीट किए क्योंकि उसमें फिर फ्राई कर रहे हो आप। खास करके आप जो स्टोर से मतलब जॉइंट से आउटलेट से खरीद के खाते हैं गरम उसमें तो गरम बार बार चीज़ें, एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल उसी जी। तेल को दिन सुबह से शाम तक गर्म करा जा रहा है क्योंकि वो चेंज तो करना नहीं है, उसमें फिर डालना है, घट गया तो उसमें फिर डाल देता है। ऐसा करते करते वो शाम तक वो सेल कर रहा है अपना। बट पॉइंट ये है कि ये जो रीहीटिंग है इसके कारण ऑयल में एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नोन टू बी कार्सिनोजेनिक। अब ये कितना बन रहा है, आपका बॉडी उसको कितना तक तो रोक दे पा रहा है कि नहीं, उसको आपको डैमेज करने दे रहा है, वो एक अलग प्रक्रिया है। बट ऑफकोर्स अगर कोई हम ये समझें कि क्या उससे ख़राब प्रोडक्ट बन रहा था, हाँ ज़रूर बन रहा है, इसलिए ऑयल को रीहीटिंग ना होने दें। स्टार्च में इन जनरल कार्सिनोजेनेसिस करने की संभावना कम है, बहुत कम, क्योंकि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट समझें कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आप जोड़ते जाएं तो एक लंबा चेन बना दिए, उसी तरह से स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन जनरल बॉडी के लिए ख़राब चीज़ नहीं है, बशर्ते कि वो सही मात्रा में जाए। उसी का एक्सेसिव मात्रा में अगर गया वही चीज़, तो फिर वही बात है कि हम जमा करेंगे और फिर डैमेज करेगा। तो कोई भी फूड का आइटम अगर सही मात्रा में पौष्टिक आहार के तौर पर लिया जाए, और सही मात्रा मतलब है हर एक इंसान की सही मात्रा अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, सेडेंट्री है, बैठा रहता है दिन भर ऑफिस में, या दिन भर चल रहा होता है, या दिन भर ड्राइव कर रहा होता है। सो हर एक का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। उसका बीएमआई किसी का, एक समझ लीजिए चूहे की बीएमआई बहुत ज़्यादा होती है और हाथी का कम होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब किस चूहे का फिर कितना होगा, उसी तरह से किसी इंसान का कितना बीएमआई है, वो एक अलग क्वेश्चन है। और हर एक इंसान अलग है, हर एक का मेटाबॉलिक रेट अलग है। जो हम फ्यूल लेते हैं खाने के रूप में, उसको बर्न करने की क्षमता हर एक की अलग अलग है। किसी का बॉडी टेम्परेचर जो है बेस लाइन अलग होता है, किसी का अलग होता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर किसी को आप टच कर रहे हो नॉर्मल तरीके में, देख रहे हो वो गर्म है बॉडी, हर समय वो हेल्दी है बट वो गर्म है। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, तो उसको जमा होने की संभावना रिलेटिवली कम है अगर सेम मात्रा लेगा वो। लेकिन ये वेरिएबल चीज़ है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट ओवरऑल बात यही है। लेकिन ये बात तो तय है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों ने शराब की बात, अभी शराब पे हमने बात नहीं की, उस पर बात करेंगे, लेकिन तंबाकू की बात की, वो ज़रूर खतरनाक है, चाहे आप स्मोकिंग करते हैं, चाहे आप उसे चबाने की फॉर्म में लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि शुगर भी आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना बेटर है, क्योंकि वो आपको फैट से रोकेगा। फैट आप किसी और फॉर्म में भी अगर आप किसी भी वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या किसी वजह से अगर आप की बॉडी में फैट है, तो आपको तब भी अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी आगे जाके आपके कैंसर की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकता है। अल्कोहल को लेकर के भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पहले कहा जाता था कि अल्कोहल एक लिमिटेड मात्रा में रिकमेंडेड थी, लेकिन अभी जो रिसेंटली गाइडलाइंस आई थी WHO की, तो उसमें पूरी तरीके से कहा गया था कि अल्कोहल को तो पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। तो क्या अल्कोहल का भी कैंसर के साथ कोई कनेक्शन है, या फिर ओवरऑल जो लाइफस्टाइल बीमारियाँ हैं उनकी वजह से उनकी वजह से अल्कोहल को मना किया गया है? देखिए, अल्कोहल
कई जगह डैमेज करता है। हम्म, तो उसमें दो मुख्य लीवर वाले। पार्ट है। जी। जो एक हुआ कि डायरेक्ट डैमेज। अच्छा। डायरेक्ट डैमेज हुआ जैसे अल्कोहल ओरल कैंसर से रिलेटेड है, ओके। ठीक है, ये जीरो नहीं है। स्मोक टोबैको अकेला नहीं है, अल्कोहल भी है, किताबें भी लिखती है, रिसर्च आर्टिकल भी लिखता है। दूसरा चीज़ इसोफेगस, जो भोजन की नली का कैंसर, स्टमक का कैंसर, उसमें भी अल्कोहल का योगदान है। अब पेशेंट टू पेशेंट डेफिनेट, मतलब पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन डेफिनेटली वेरी करेगा। किसी खास एरिया का पॉपुलेशन में इंसिडेंस कम है, कहीं ज़्यादा है, वो बात अलग हो सकती है, लेकिन अल्कोहल डायरेक्ट इंजरी करती है। दूसरी बात है, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करके, जैसे लीवर में जमा होके फैट बन के, वो क्योंकि आपका लीवर ने अल्कोहल से फैट बनाया, फैट को जमा कर दिया, डिपोट हाउस बना दिया लीवर को, फिर वहाँ इंजरी हुई। इंजरी क्योंकि फैट इंजरी करेगा, इंजरी होगी तो वहाँ फिर कन्वर्जन होगा, फाइबर्स बनेंगे और कैंसर भी बनेंगे। तो अल्कोहल बहुत तरह से अफेक्ट करता है, अदर दैन जो इफेक्ट हमारे ब्रेन पर डालता है लॉन्ग टर्म में, और भी कई जगह। बट वाइन का थोड़ा प्रोटेक्टिव रोल है, खास करके इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्डियक डिजीज़। जो हार्ट डिजीज़ है उसको लेके वाइन का प्रोटेक्टिव रोल है। बट चूंकि ये बेहतर है कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट इस पर कमेंट करें, बट ओवरऑल है कि और आई थिंक ये भी है ना कि जैसे हम कहते हैं कि इसका फ़ायदा, तो फिर वो फ़ायदा लिमिट में, तो आप समझते हैं कि मतलब बहुत कम लोग जो उसे लिमिट के अंदर कंज्यूम करते हैं। हाँ, और ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि वाइन और अल्कोहल को आप अलग अलग करें, क्योंकि नॉर्मली उसको मेडिसिनल वैल्यू देख करके तो इस्तेमाल नहीं होता है। बिल्कुल। फिर हाँ, तो यही शायद यही वजह है कि कह दिया गया कि भाई अब आप ना ही इस्तेमाल करें तो ये बेहतर बहुत है। इंपॉर्टेंट बात है समझना कि जब आपको मना किया जाता है कोई चीज़, तो इसका मतलब है कि उसका जो रिस्क है वो बेनिफिट से ज़्यादा हो ज़्यादा रहा है। है। तो रिस्क जब ज़्यादा हो रहा है तो आपको बोलेगा कि भाई आप इसको छोड़ ही दें, क्योंकि आप इसके साथ ना खेलें। इट्स बेटर कि आप इसको स्टॉप कर दें, क्योंकि हम आपको नहीं उतना समझा पाएंगे कि कब किस चीज़ में ये ज़्यादा कितना करेगा, देना है, किस में कितना। कम करेगा। नहीं, हम आपको उस सब चीज़ों के लिए स्क्रीन कर पाएंगे बार बार। हम्म, और ये पॉपुलेशन बेस्ड है, मतलब हम एक भारत के सभी नागरिकों को या दिल्ली के सभी नागरिकों से, अगर भारत सरकार या दिल्ली सरकार करेगी गुजारिश, या आपके हेल्थ केयर सेंटर जो वो बोलेगी, तो वो एक एक आम बात बोलेगी जो सब पे लागू हो गया, जी। ताकि सब बच सकें। जी। अब चूंकि हमने प्रिवेंशन पे तो बात की, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि नॉर्मली किसी को कौन से टेस्ट कराने चाहिए। एक तो प्रिवेंशन हो गया, आपको अपने लाइफस्टाइल में पूरे चेंजेस करने हैं, आपका कुछ जेनेटिक चीज़ें भी हैं, तो उनसे भी उस केस में आपको किस एज में कौन सा टेस्ट कराना चाहिए ताकि अगेन कैंसर से बचाव हो सके। आ, देखिए, ऐसे हम समझें कि मैं चाहती हूँ कि आप जेनेटिक और हेरिडिटरी दोनों का ही आप डिफ्रेंशिएशन करके बताएं हमारे दर्शकों को कि दोनों में क्या अभी अंतर ये होगा। समझें कि अगर मैं ये देखूं कि जेनेटिक जेनेटिक मतलब हो गया कि जिसमें हम जीन को प्रूव किए हुए हैं कि इन सब जीन्स के खराब हो जाने से, क्योंकि ये सारे जीन्स जिनके नाम आते हैं इसमें, ये सब बेसिकली गार्ड जीन्स हैं जो रिपेयर करते हैं। ओके। तो कैंसर बेसिकली कैंसर का ओरिजिन सेल के न्यूक्लियस के लेवल पे होता है, जहाँ डीएनए जो है वो म्यूटेट कर रहा है, मतलब ओके। डीएनए खराब हो जा रहा है। तो डीएनए में एक छोटी सी खराबी आई तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसको रिपेयर करता है तुरंत। अब ये रिपेयर करने वाला कुछ जीन्स है, जैसे एक एग्जांपल है P53, उसको बोलते हैं गार्जियन, हमारा गार्जियन ऑफ जीनोम है P53। उसी तरह से है BRCA1, इसको ब्रेका बोलते हैं, आमतौर पर ब्रेका बोलते हैं। तो BRCA1, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। जी। BRCA2 नाम है, दो जीन्स हैं। अब इसी दो का एग्जाम्पल लें कि P53 बहुत सारे कैंसर है जिसमें एसोसिएटेड हैं। अगर म्यूटेशन है, मतलब हमने कैंसर हुआ, उसके टिश्यू को हमने बायोप्सी ली, उसको लैब में भेज दिया कि क्या इसमें P53 खराब है जो नॉर्मल होना चाहिए था, तो रिपोर्ट आएगी कि हाँ इसमें खराब है। हर एक में नहीं, बट काफ़ी अच्छे नंबर खासे केसेस में P53 म्यूटेटेड होता है। P53 म्यूटेटेड जो केसेस होते हैं उसके कैंसर्स बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, ओके। क्योंकि हम देखते हैं जैसे ओरल कैंसर हमने ट्रीट किया पेशेंट को, अभी एक केस हुआ, समझ लें, हम तो ये सब देख रहे हैं लगातार कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कैंसर डायग्नोज हम दे रहे हैं, और थ्रू द रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी मैंने चल रहा है और बीमारी बढ़ रही है। अल्टीमेटली जब हमने रेडिएशन फिनिश की या बीच में ही रोका, क्योंकि बढ़े जा रही है बीमारी, ऑब्वियस सा दिख रहा, तो दिखा कि हमारा तो ना तो कीमो काम किया इस पर, ना रेडिएशन काम किया। ऑफ कोर्स ये चीज़ें रेयर है, इतना कॉमन नहीं है, बट आपको, मैंने रेयर तो नहीं बोलूँगा, बट मिलते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी अनकॉमन। तो ऐसी चीज़ों को हमें देखने के लिए इसका अगर हम जेनेटिक बेसिस पर ले जाएं तो कई सारे कैंसर है जो P53 म्यूटेशन मिलते हैं हमें। अब ओवेरियन कैंसर, यूट्रिन कैंसर, ओरल कैंसर, इंटेस्टिनल कैंसर,
लंग कैंसर कई सारे में मिलेंगे कि हाँ p53 म्यूटेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं वो डैमेज हुआ है तो कंट्रीब्यूट किया है। उसके अलावा जो ब्रेका है, वीमेन में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर, मेल में प्रोस्टेट कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, इस सब में BRCA जीन का म्यूटेशन होना भी एक कारण है। अब ऐसे कैंसर्स के डायग्नोसिस होना, तो आप देखेंगे कि आजकल अब जब पहुंचेंगे क्लिनिक में कि ये कैंसर है तो डॉक्टर बोलेगा कि हमें NGS कराना है। अब NGS इज बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये एडवांस्ड मॉलिक्यूलर टेस्ट है जो सेल से DNA को निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके देखता है कि इसमें क्या क्या डेफिसिट है, कहाँ कहाँ कमी आ रही, कहाँ कहाँ क्या लगना चाहिए था उस चेन में, एमिनो एसिड्स कौन सा होना चाहिए, उसके बदले में क्या लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो नॉर्मल पैटर्न मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। अगर ऐसा नहीं मिला है तो हम समझ लिए, हमने उसको मार्क कर दिया कि दिस पेशेंट हैज़ BRCA जीन म्यूटेटेड। अब म्यूटेटेड है तो अब उसके कैंसर की संभावना बढ़ गई है। नॉट ओनली जिस पे कैंसर को लेके आया है, अगला कैंसर भी बन सकता है कोई और। जैसे किसी को ब्रेस्ट का हुआ तो नेक्स्ट टाइम ओवरी का आएगा, या नेक्स्ट टाइम सेम ब्रेस्ट में या दूसरे ब्रेस्ट में आ जाए। सो कई सारे कैंसर की संभावना जेनेटिक बेसिस के होने के कारण बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट का स्क्रीनिंग अलग तरीके से होता है। कहने का मतलब कि जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी की बहन को है, किसी लेडी है, फीमेल है, उसकी बहन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया और हमने टेस्ट किया और ब्रेका म्यूटेटेड कहा कि हाँ इसमें म्यूटेशन है प्रेजेंट, तो इसका मतलब है कि अगर उस लेडी में ब्रेका म्यूटेटेड नहीं होता तो शायद कैंसर होता ही नहीं। तो अब उनकी बहन है या उनके भाई हैं, उनको बोलेंगे कि आप भी चेक कराइए, उनमें भी आ गया पॉजिटिव ब्रेका म्यूटेशन पॉजिटिव है। अब उस महिला में जो कम एज की, जिसको अभी कैंसर नहीं हुआ, हम उसे बोलेंगे कि आप 25 साल के एज से स्क्रीनिंग अपना ब्रेस्ट का शुरू कर दीजिए। ट्राई टू फिनिश योर, जब भी आप मैरिड होंगे, शादी होगी, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्रीनिंग तो करते रहेंगे। फिर आपको ऑफ़र भी दिया सकता है, ऑप्शन दिया सकता है, नॉट ऑफर, कि आप अपने दोनों ब्रेस्ट को हटा दीजिए, प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टमी जिसे बोलते हैं। उसी तरह से आप दोनों ओवरीज को हटा दीजिए। ये दोनों फोकस पॉइंट हैं जहाँ कैंसर बनने का संभावना 70 to 80% है लाइफ टाइम में। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि बनेगा। तो उसी क्रम में आप एंजेलिना जोली का नाम जानते होंगे। उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उनको कैंसर नहीं हुआ था, बट उन्होंने प्रोफाइलेक्टिक मैस्टेक्टमी कराया था। ये एक बड़ी खबर थी 2000 के ईस्वी, मतलब आई थिंक 2001 या 3 के आसपास। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर थी। और इसी ने ये जब सामने आया तो हमें समझ में आया कि जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या होता है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे कैसे बच सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था। दूसरा वर्ड आपने यूज़ किया हेरिडिटरी। हेरिडिटरी जो है, कभी कभी क्या होता है कि आपको आ तो रहा है, वंशानुगत है, लेकिन हम उसे जीन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसमें से कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं हेरिडिटरी। जेनेटिक नहीं बोल सकते कि हमें जीन तो हमने आइडेंटिफाई किया नहीं, कर ही नहीं पा रहे हैं, या क्यों, ये इसका कारण ये नहीं कि जीन वहाँ इन्वॉल्व नहीं है, इसका कारण यही है कि साइंस अभी वहाँ तक स्टैब्लिश नहीं कर पाया। वहाँ भी कोई ना कोई जीन इन्वॉल्व होगा, लेकिन हम अभी स्टैब्लिश नहीं कर पाए। और भी अगर इन डेप्थ जाए थोड़ा, तो जीन के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो इसमें हेल्प काम करती है। वो एक वर्ड्स आप सुनते हैं, मिथाइलेशन, एपिजेनेटिक अल्टरेशन, ये सब चीज़ें हैं जो कि जीन तो ठीक है लेकिन उसके काम को ख़राब कर दिया कुछ फंक्शन ने, उसके कारण कैंसर आ गया। नहीं, मैं लेमन की भाषा में जानना चाहूँगी आपसे कि मान लीजिए हेरिडिटरी का मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है, पेरेंट्स को है, दादा दादी को है, नाना नानी को, जो खून के रिश्ते हैं उनमें किसी को है, तो फिर होने के चांसेस कितने हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं? अब ये नंबर पर डिपेंड करता है कि कई सारे फैक्टर्स जिसका कैलकुलेशन होता है। आजकल तो कैलकुलेटर हैं हमारे पास। अच्छा, जो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? अब कैलकुलेटर के पीछे का एल्गोरिदम तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके पीछे एल्गोरिदम काम कर रहा होता। बट जैसे MSKCC पोर्टल पे आप कैलकुलेटर देख सकते हैं। आप उसमें डालेंगे ये डेटा कि मेरा इतना फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड, इतना ये, तो आपको आएगा कि इतना % चांस है आपको होने का। वैसे मोटा मोटा ये एक रफ पहले आइडिया होता था कि अगर एक पेरेंट को है तो शायद 25% तक आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नहीं, मैं इसको इस नंबर में तो नहीं डालूंगा, बट हाँ मैं ये कहूँगा बढ़ जाती है। बट ऑफकोर्स जैसे कोलन कैंसर के लिए एक क्राइटेरिया नाम ही है, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ है, वो है बेथेस्डा US में जगह है, NIH वहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो वहाँ का नाम है क्राइटेरिया का, बेथेस्डा क्राइटेरिया, कि कोलन कैंसर में अगर आपके फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को 2 से 3 को है कैंसर, आपको ये पॉलिप आया है, क्राइटेरिया सेट है, तो आपको होने का चांस इतना है और आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। सो ये सब चीज़ जितना साइंस कर पाया है, जितना अभी तक पहुंच पाया है रिसर्च, उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया है।
उसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड, ओवरियन कैंसर रिलेटेड, इन सब में भी कैलकुलेटर्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमें ये पेशेंट को बताने में कि आपके लाइफ टाइम कैंसर डेवलप करने का चांस कितना है और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आज ही एक स्टडी आई है, जो स्टडी आई थिंक लेंसेट की स्टडी है, जिसमें ये लिखा है कि इंडिया में जो 10 लोग जो कैंसर का इलाज कराते हैं उनमें से 8 लोगों की डेथ हो जाती है। सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सरवाइव कर पाते हैं, और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कैंसर से जो मौतें होती हैं वो हमारे देश में ही हो रही हैं। चाइना हमसे आगे है। अब उसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि हम आबादी के हिसाब से अगर देखते हैं तो ऑफकोर्स चूँकि हमारी आबादी ज़्यादा है, चाइना की आबादी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमारे पास मरीज भी ज़्यादा होंगे, डेथ भी ज़्यादा होंगे। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ जो थी इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपसे पूछा कि ये जो जितने लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस भी मैं जानना चाहूँगी इसको लेकर के, तो उसमें से कितने पेशेंट हैं जो कि सर्वाइव कर पाते हैं लॉन्ग टर्म? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक ब्रेस्ट कैंसर को थोड़ा छोड़ दें, ब्रेस्ट कैंसर में रिलेटिवली अब दिल्ली जैसे शहर में अर्ली प्रेजेंटेशन हो रहा है, बट जैसे आप लंग कैंसर की बात कर लें तो लंग कैंसर, स्टमक कैंसर की बात कर लें, इन दोनों में आपको 90% पेशेंट्स या 80 to 90% पेशेंट्स जो है वो स्टेज 4 में मिलेंगे। ओके। क्योंकि लंग कैंसर का सबसे जो एक ख़राब पहलू है वो कि ये ग्रो कर रहा होता है अंदर, जो है लंग स्पेस दे देता है कैंसर को। अच्छा। तो पेशेंट को सिम्टम नहीं आते हैं। पेशेंट प्रेजेंट किया आपको बोन पेन लेके, वो बोन में जा चुका है कैंसर। तो ऐसे कंडीशन में हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तो अवेयरनेस बढ़ी है, उसमें सोशल मीडिया का भी रोल है, उसमें मीडिया का भी रोल है। ओवरऑल लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं, ज़्यादा अब स्क्रीन से अटैच होते हैं तो वो देखते रहते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं देखूंगा कि चेंज हो रहा है, बट अभी भी 20% तो ज़रूर कहूँगा मैं ही पेशेंट अप टू स्टेज 3 आ पाते हैं, बट बाकी स्टेज 4 तक आते हैं। और जो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यों हमारा आउटकम ख़राब है, तो उसमें आप देखिए कि हमारी अभी भी 75 to 80% पॉपुलेशन जो आबादी है वो गांव में बसती है। तो जहाँ की मूलभूत सुविधाएं अभी तक अच्छे से नहीं पहुँच पाई है, उनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर उतना इक्विप्ड नहीं है कैंसर के डायग्नोसिस और डिटेक्शन के लिए, और जो सेंटर्स हैं वो काफ़ी दूर हैं। कई सारी योजनाएं आई हैं, उनसे फ़ायदा ज़रूर पहुंचा है, लेकिन अभी इस कदर इसका फ़ायदा पहुंचना कि उनकी ज़िंदगी में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, वो अभी थोड़ी दूर की बात है। जी। और उनकी जागरूकता भी है जिस काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी कैंसर से के लिए सबसे पहली समस्या ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये तो मुझे तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो मुझे हो ही नहीं सकता, और इसलिए वो अपने को कभी लोकल जो भी उनके पास अल्टरनेटिव मेडिसिन की सुविधा होती है, चाहे वो वैद्य हो या जो भी हो, बट डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पाते कि हुआ क्या है। कोई बोल दिया कि उन्होंने कहा कि हम, अब समझ लीजिए ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आ चुके हैं, उसमें से लगभग 20% पेशेंट ऐसे होते हैं उनका भरोसा जो है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन पर इतना स्ट्रांग है कि क्या आप अपनी दवाई करें डॉक्टर साहब, और क्या हम अपना ये फलां वैद्य जी हैं या फलां डॉक्टर साहब हैं जो भी हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले, उनसे भी चला सकते हैं। इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं है रुझान कि उससे हमें फ़ायदा होगा। तो ये एक कल्चरल चीज़ है जो, क्योंकि इंडिया में हम ग्रो किए हैं तो हम कल्चरली क्लोज हैं आयुर्वेद के, कल्चरली क्लोज हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के। कुछ लोग झाड़ फूक में भी जाते हैं और उनसे भी वहाँ भी टाइम बर्बाद होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एलोपैथिक मेडिसिन 100% क्योर की गारंटी देता है, बट इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स जो और वक्त बर्बाद कर देते हैं वहाँ, वो शायद वहाँ से बच सकते हैं। जी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है, क्योंकि आयुर्वेद में भी अमूमन, क्योंकि मेरी भी बहुत सारे एक्सपर्ट से बात होती है हेल्थ पे काम करने की वजह से, मैंने देखा है कि ज़्यादातर आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो खुद कहते हैं कि ये एक मतलब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। दोनों को अगर साथ लेके चलते हैं, मान लीजिए जहाँ सर्जरी की जरूरत है तो वहाँ तो सर्जरी ही काम करेगी, राइट। और वो एलोपैथी में ही पॉसिबल है, मतलब आयुर्वेद में भी होता है बट वो बहुत नॉमिनल है और बहुत उस तरह से प्रचलन में नहीं है। तो बाकी चीज़ें तो ये कि साथ में आप जैसे फूड हैबिट्स अपनी चेंज कर सकते हैं, जिसमें ये जो एलोपैथिक रिकमेंडेशन होती हैं वो काफ़ी लोगों को ठीक लगती हैं और काफ़ी उसके रिजल्ट भी ठीक ठाक आए हैं। पीछे भी आपने देखा होगा, सिद्धू साहब ने पहले कहा कि मेरी पत्नी तो ठीक ही हुई खाने से, फिर बाद में उन्होंने हालांकि
करेक्ट किया आपने स्टेटमेंट को और बताया कि बाकी सारा इलाज भी हुआ प्रॉपर, जो भी उनका था, कीमो भी हुई, उनकी सर्जरीज का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन कीमो और रेडिएशन सब उनका हुआ। तो यहाँ पर शायद मिसकंसेप्शन ज़्यादा है, लोग आधी जानकारी लेते हैं और फिर आधी को ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनको बिल्कुल लगता है कि ये, सहमत और हूँ। थोड़ा इजी वे भी लगता है कि आपको लगता है कि आप इतना इजी वे क्यों लगता है, क्योंकि कैंसर का इलाज महंगा बहुत है, राइट? बिल्कुल, आप बिल्कुल। एग्री करते होंगे इस हाँ, बात से। बिल्कुल। और अब मैं इस मुद्दे पे आऊँगी बिल्कुल कैंसर के इलाज, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मेरे मन में था, वो ये था कि जितने पेशेंट आपके पास आते हैं, सिर्फ आपके पास आते हैं, वो एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा जो है वो जानना चाहूँगी, और जो भी आपका डेटा कहता है, कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कैंसर दोबारा लौट कर नहीं आता है? अ, क्योंकि ये एक मन में डर सबसे बड़ा होता है कि कैंसर का आप इलाज करा भी लेंगे तो कैंसर तो वापस आ जाएगा, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, यहाँ नहीं आएगा, दूसरे हिस्से में आएगा, ज़रूर आएगा। तो कैंसर एक बार जिसको हो गया वो ठीक नहीं हो सकता है, ये 90% लोग मानते हैं इस बात को। देखिए अब मैं किसी, क्योंकि हर एक कैंसर का रिजल्ट अलग अलग है, उसका कारण ये भी है कि जो कॉमन कैंसर्स हैं और जो खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉमन है, उस पर रिसर्च भी काफ़ी हुआ। सिंपल एग्जांपल है ब्रेस्ट कैंसर, बट ये हार्मोन रिलेटेड कैंसर है, ये भी एक इसका कारण है कि हार्मोन रिलेटेड कैंसर है। मतलब ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के जो टाइप है वो हार्मोन रिलेटेड है, कुछ नहीं भी है। तो जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर है उसका रिजल्ट अमूमन अच्छा है, ओके। इवन इफ द पेशेंट प्रेजेंट एट लेटर स्टेज लाइक स्टेज 4 भी आ रहे हैं, तो रिलेटिवली और कैंसर के मुकाबले इसका रिजल्ट अच्छा होता है अगर हार्मोन पॉजिटिव हो, क्योंकि हार्मोन रिलेटेड कैंसर को हम आसानी से हार्मोन मैनिपुलेशन से उसके रिजल्ट को बेहतर करते हैं। अब ऐसा है कि अगर आप कोई कैंसर किस स्टेज में लेकर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सब चीज़ का दारोमदार वहाँ है। इलाज तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट किस स्टेज में आता है। अब पेशेंट तो पेशेंट है, उसको तो ये नहीं पता कि मुझे किस नहीं, स्टेज में एग्री, है। वो तो देखिए हमने बातचीत की ही कि हमारे यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को कई बार जानकारी भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं। तो कई बार आपके खुद ही बता रहे हैं कि आपके पास 3rd और 4th स्टेज में आने वाले पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, राइट? और ये तो मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक जस्ट डेटा जानना हाँ, चाहती मैं हूँ कि बता जो रहा भी आ रहे हैं मोटा हूँ। मोटा कितना, 10 में से कितने पेशेंट जो है लगता है कि तो जिनको, अगर स्टेज 3 की बात करें तो स्टेज 3 में सब जो 5 इयर्स, ऐसे हम लोग इसको इस लैंग्वेज में बोलते हैं कि 5 ईयर सर्वाइवल, ओके, कि अगर 100 पेशेंट को हमने ट्रीट किया है ब्रेस्ट कैंसर के 1, 2, 3, 4 स्टेज को, तो उसमें से 5 ईयर सर्वाइवल क्या है, तो कितने पेशेंट्स 5 ईयर रहेंगे। अब आप ओके, ऐसे देखिए कि मैं इसका आपको बैकग्राउंड ये दूँ कि 5 ईयर सर्वाइवल फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन जिसको कोई हम नहीं जान रहे बीमारी है, कुछ नहीं है, मतलब हमारे नोन नहीं है, कुछ अनएक्सप्लेन्ड हो, तो वो भी 95% है 5 ईयर सर्वाइवल। मतलब हम अगर 100 लोगों को हम किसी सोसाइटी में देख के 5 साल तक फॉलो करें, तो हम 5 साल के अंत में सिर्फ ऐसे तो लाख 95%। में होता है ऐसा कैलकुलेशन, बट मान लीजिए तो हम लाख में कैलकुलेशन होता है जब हम 5 ईयर सर्वाइवल परसेंटेज में बोलते हैं। पर तो हम समझ लीजिए हमें 5% पेशेंट लोग नहीं मिलेंगे, सम हाउ अदर सम डिजीज अदर दे में गो अवे, सो इज़ लाइक दैट। तो उसी तरह से जब कैंसर की बात करते हैं तो स्टेज 4 कैंसर की जो 5 ईयर सर्वाइवल है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर एक वर्ड है जो हार्मोन नेगेटिव है, उसका मात्र 7 महीना है, 7 मंथ्स। रिसेंट चेंजेस जो इम्यूनोथेरेपी आई है वो थोड़ा चेंज किया है, उसको बढ़ा के 12 महीने 11 महीने ले गया। अब ये चीज़ इतना नहीं हो जाएगा कि आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि कौन सा कैंसर है, किस स्टेज पाया। तो ओवरऑल रेकरेंस स्टेज 4 में तो हम रेकरेंस की बात ही नहीं करते, वो तो स्टेज 4 है, मतलब वो हम पहले ही बोल देते हैं पेशेंट को ये नहीं जाएगी जड़ से, तो उसको तो हटा दें। आप बात बच गई स्टेज 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जो आपके क्योर होंगे, जो हमारे पेशेंट्स हैं गरीब अमीर सब तरह के जो क्योर हो चुके हैं, कई साल से फॉलोअप में बीमारी वापस नहीं आई। अब ऑफ कोर्स स्टेज 3 कैंसर्स हैं जो एसोफेगस के भी हैं, क्योर हुए हैं। आप स्टेज 3 एसोफेगस को क्योर होने का रेट 15% से ज़्यादा नहीं जाएगा, 15% लोगों का क्योर होगा, 85 का वापस आएगा। ओके, अब यही कैंसर को उठा के ब्रेस्ट में डाल दीजिए तो 70 to 80%, 75 के परसेंट जो होंगे वो क्योर होंगे, 15 to 20% पेशेंट्स क्योर नहीं होंगे। तो ये चीज़ कैंसर बदलने से क्योर की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं कहूँगा कि मेरे के ओपीडी में जितने पेशेंट्स आए होंगे, मैं बोलूँगा कि स्टेज 1, 2, 3 की बात करें तो आई स्टिल से कि 50% पेशेंट्स तक तो ज़रूर क्योर होते हैं। स्टेज 4 की अलग बात है जहाँ हम क्योर की बात ही नहीं करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उस पर भी निर्भर करता है कि जब रेकरेंस होता है तो पेशेंट कितना फॉलोअप में है।
अगर मान लीजिए वापस आ भी गई बीमारी, तो क्या अभी फिर से एक चांस लिया जा सकता है उसको क्योर करने का? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैंसर रेकरेंस जो होता है वो लोकल रेकरेंस भी एक चीज़ होती है। वापस तो आई लेकिन लोकल ही आई। जैसे ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट की जगह पर ही आई, जहाँ ब्रेस्ट था या अभी भी है वहीं आई, तो इसका क्योर का संभावना फिर बढ़ गया। ओके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे मुद्दों पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो धारणा बना ली कि कैंसर आ गया तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे तो ज़रूर मुक्ति पाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप ज़रूर समझें कि हम किस स्टेज में हैं, कौन सा कैंसर है, तब फिर पूछें कि डॉक्टर से कि किस किस ट्रीटमेंट से क्या क्या रिजल्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अननेसेसरी भी खर्च ना करें और ज़रूरी जो है वही करें, और उसी का रिजल्ट को समझें कि यही हमारा रिजल्ट है जी। अभी के टाइम में। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जो केस आप बता रहे हैं कि जो बहुत सारे केस हैं जो कि क्योर हो जाते हैं और कुछ लौट भी आते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में, हमें अपनी डाइट में और फॉलो अप, राइट, इन तीनों चीज़ों को मिला करके क्या करना चाहिए ताकि कैंसर दोबारा आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाए? बहुत अच्छा। इसमें अभी एक क्लिनिकल ट्रायल पब्लिश हुआ जिसमें थोड़ा सा ये मुश्किल चीज़ है करना, बट आप देखिए इसका रिजल्ट कैसे आया है। कि अगर कोई पेशेंट जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है वो ओबीज है, क्योंकि ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए, तो अगर हो गया, इलाज हो गया, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, इलाज हो गया, अब अगर आप अपनी बीएमआई को कम कर रहे हैं, मतलब वेट बाय हाइट स्क्वायर जो उसका फॉर्मूला है, आप बीएमआई को घटाते जा रहे हैं, 30 थी बीएमआई, आप उसको घटा के ले आए 25, तो आपके रेकरेंस का चांस जो है, रेकरेंस का चांस समझ लीजिए 5 से 10% घट कम गया। हो तो ये बड़ा डेटा है 5 to 10% हो जाना, कि अगर आपने वेट रिडक्शन किया तो आपका रेकरेंस कम हो गया, रेकरेंस का चांस घटता गया। तो इसीलिए कैंसर हो गया इसका मतलब अब कुछ करने से फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरा चीज़, एक और स्टडी का रिपोर्ट है कि जो ब्रेस्ट कैंसर में ये हुई है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर में हुई है, क्योंकि किसी खास पॉपुलेशन को लेकर ही स्टडी करेंगे। तो उसमें यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के वो पेशेंट जो एक्सरसाइज करते रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ओके। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट तो लंबा हो सकता है ना, हार्मोन ट्रीटमेंट ही 5 साल से 10 साल चलता है। तो अगर आप करते रहें तो आपका रिजल्ट नहीं, एक्सरसाइज नहीं करने वाले से कम 10 to 15% बेटर हुआ। तो एक्सरसाइज का रोल आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ है एक्सरसाइज तो दोनों में ही है, प्रिवेंशन में भी। हाँ वो तो है ही, प्रूवन है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ और प्रिवेंशन में तो है ही, हाँ, बट अगर हो भी गया ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट तो एंड पोस्ट भी। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी है और आफ्टर ट्रीटमेंट भी है। तो एक्सरसाइज का रोल हर जगह आपके साथ लगा हुआ है। सो दिस इज़ आई थिंक सो फार, अब तो उसमें पैसे खर्च होते हैं एक्सरसाइज करने में, लोग जिम जाएं या जहाँ जाएं, बट अगर आई देखिए कि एक तरह से चीपेस्ट मेडिसिन है जो आप लाइफ लॉन्ग ले रह सकते तो हैं। मुझे लगता है कि चीपेस्ट क्या, फ्री भी है। अगर आप नहीं जिम जाना चाहते तो आप खुद से भी कर सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। बिल्कुल दौड़ कर सकते हैं, आप कुछ साइकिलिंग कर सकते हैं, उस तरह का स्विमिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब आप बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च के भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक ऐसा दवाई है। और तीसरा चीज़ खान पान। अब ऐसा पेशेंट देखा गया है कि खान पान या आदत वो भी है इम्पॉर्टेंट, कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर या ओरल कैंसर है, हमने ठीक पेशेंट को ट्रीट किया, पेशेंट ने भी सपोर्ट किया, फैमिली का भी मेहनत की, सब कुछ मिलकर ठीक हुआ। अब पेशेंट फिर से टोबैको पर आ गया या पेशेंट फिर स्मोकिंग शुरू कर दिया। अब ये सब चीज़ें फिर से हमें वहीं ले जाती है। ऐसे पेशेंट्स मिलेंगे आपको जो पूरी हिदायत देने के बावजूद अपनी ये जो व्यसन है इसको नहीं छोड़ पाया, इसके कारण उनका कैंसर वापस आया। क्योंकि आप समझिए कि एक तरह से उनका बॉडी एक फर्टाइल ग्राउंड है। फर्टाइल ग्राउंड क्यों है कि वो जो स्मोकिंग है उसका जो कार्सिनोजेंस उसमें आ रहे हैं, उसमें जो तंबाकू ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, उसमें जो कैंसर वाले पार्टिकल जा रहे हैं, कैंसर करने वाले, वो फिर से पैदा कर देते हैं उनके शरीर में कैंसर, क्योंकि उनका जो शरीर है वैसा बना हुआ है कि उसमें आसानी से इंजरी हो सकती है और कैंसर बन सकता है। ऐसे लोगों को बचना चाहिए। फॉलो अप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी एक पेशेंट आए जिनका 2021 में उनको टंग का कैंसर हुआ था, ठीक है, और ये स्टेज 1 कैंसर, स्टेज 2 कैंसर था। स्टेज 2 कैंसर था, उनकी सर्जरी हुई, ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई और उनको कहा गया कि आप 3 मंथ्स के बाद फॉलोअप के लिए आएँ। पेशेंट कभी नहीं आए फॉलोअप के लिए, मतलब ये 19 से 20 की बात है, मैं कह रहा हूँ मे बी 21, तो 4 साल बीत गए, नहीं आए। अब सीधा उनको चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने मतलब चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से में, तो वो लोकल डॉक्टर से मिले, उनको भी शायद हिस्ट्री नहीं दी है, जो भी वो फंगस का इलाज
ये वहाँ फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, ये हो सकता है, जो भी उनको एक्सरे में दिख रहा था उसमें भी उनका 3 महीना गया। अब जाके फाइनली वो हमारे पास फिर पहुँचा कि हमने कैंसर का इलाज कराया था, तब से हम फॉलोअप में नहीं आ पाए और अब आए हैं। संयोग ऐसा है कि अभी भी उसका कैंसर जो है वो लोकलाइज्ड है, रेकरेंस तो हुआ बट लोकलाइज्ड है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पुराना कैंसर वापस ना हो, नया कैंसर हो। वो भी एक समस्या है कि ये वही कैंसर वापस आई है कि ये नई कैंसर है, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स इशू बनते हैं, लेकिन अगर ये वक्त से फॉलोअप पे चल रहे होते हैं ना, तो ऐसे पेशेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं जी। और हमें अर्ली डिटेक्शन करके फिर से उनको क्योर की तरफ ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आप बीच में शेयर कर रहे थे कि अगर हम शुगर की जब बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि सेल्स, अगर आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, तो वो स्टार्व करने लगते हैं, चाहे वो हेल्दी सेल हो या फिर कैंसरस सेल हो। तो इस पर मैंने भी कुछ रिसर्च भी देखी हैं, कुछ अच्छा मतलब कंटेंट भी पढ़ा है, जिसमें कि कई लोग मतलब ये दावा किया गया है उस कंटेंट में या उस रिसर्च में कि अगर आप स्टार्व करते हैं, जिसको हम पहले उपवास, हमारे यहाँ पे जो चलन था व्रत करना था, तो वो इधर पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में एक फैशन में आया, फिर लोगों ने वेट घटाने के लिए यूज़ किया। लेकिन मैं पढ़ रही थी कि ये जो आप फास्टिंग है प्रॉपर, अगर आप फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, तो उससे आपका कैंसर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो आपके जो पर्टिकुलरली जो कैंसर सेल्स हैं, या वो ख़त्म होने लगते हैं या फिर आपके नए सेल्स बनने लगते हैं, मतलब वो तो आप मुझसे बेटर समझाएंगे कि वो क्या इसके पीछे गणित है, कैसे काम करता है। लेकिन कुछ ऐसा लिंक है क्या फास्टिंग का कैंसर के साथ रोकने में? इनफैक्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मुद्दा जो है मुझे भी बहुत प्रिय है, क्योंकि जो व्रत है हमारा भारतीय सभ्यता में, जो व्रत का महत्व है बहुत काफ़ी ज़्यादा है। हम इसे प्योरिफिकेशन के तौर पर देखते हैं कि राइट। हम, और जो 2018 की स्टडी पब्लिश हुई थी, जो कनाडा का बहुत बड़ा ट्रायल था कि फास्टिंग कितना हेल्पफुल है, उसने बताया था कि हाँ, फास्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड ये किसी भी बड़े औषधि से प्रिवेंशन के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि कैंसर को रोकने से बचने के लिए, जितने कहा कि कैंसर से रोकने से बचने के लिए भी कुछ औषधि है, जैसे एस्पिरिन का ले लें। बहुत सारे कैंसर के प्रिवेंशन में एस्पिरिन का अच्छा। रोल है। बहुत जगह स्टैब्लिश हुआ, बहुत जगह नहीं हुआ, बट एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जैसे कॉलन कैंसर के लिए प्रिवेंशन के लिए, लंग कैंसर के प्रिवेंशन के लिए। नहीं, तो ये आप थोड़ा सा समझाएं हमें कि प्रिवेंशन का मतलब क्या है, कोई भी ले लेगा, कितनी मात्रा मैं में लेगा, बताता ये हूँ। बताना तो पड़ेगा। जो फास्टिंग का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका ये देखा गया कि फास्टिंग हमारे शरीर में जो मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, उसको मेडिकल टर्म मिलता है, वैसे केमिकल्स शरीर छोड़ता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में निकलता है, क्योंकि शरीर अपना फंक्शन उन्हीं केमिकल के थ्रू करता है। तो वो जो केमिकल्स हैं जो टॉक्सिक, एक तरह से टॉक्सिक तो आप खाने से नहीं जोड़ रहे हैं उसे, जैसे कुछ मीडिएटर्स हैं, जो कुछ केमिकल्स हैं जो सूजन को बढ़ाते हैं, कुछ होते हैं सूजन को घटाते हैं। ये दोनों का इंटरप्ले चलता रहता है बॉडी में। उसी का रिजल्ट है कि हम चल रहे होते हैं या हम बीमार पड़ते हैं। जैसे हम बीमार पड़ते हैं उस समय इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बढ़ जाते हैं, हमें फीवर आ जाता है। जो फीवर है उसी का एक रिजल्ट है बुखार। तो इसी तरह का जब सिचुएशन हमारे बॉडी में चल रहा होता है लगातार, फास्टिंग उसमें ये करता है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को कम करता है। ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म में इसका बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलता है कि हम हेल्दी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अगर फास्टिंग आपकी जीवनचर्या में है तो इसे ना छोड़ें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे संयमित तरीके से, अच्छे तरीके से ज़रूर करें। जी, अब यहाँ भी एक सवाल मेरे मन में है। एक तो ये है कि जैसे हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की मैंने बात की थी आपसे, तो उसमें ये होता है कि आप एक टाइम ड्यूरेशन, जो कि आइडियली तो 16 घंटे का होता है, लेकिन कई बार लोग 14 भी करते हैं, 12 भी करते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। कई लोग नहीं कर पाते, उतना लंबा टाइम भूखा नहीं रह पाते हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ। एक होता है जो ऑल्टरनेट, कि एक दिन आपने पूरा दिन आप लिक्विड डाइट पर हैं। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि पूरे दिन आपने कुछ नहीं खाना, फिर अगले दिन खाना खाना है। तो ये मेरे मन में यही सवाल था कि फास्टिंग जो है वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है, कि मान लीजिए आपने 12 घंटे या 14 घंटे नहीं खाया, तो वो भी उतना ही इफेक्टिव होगी, क्योंकि रात में तो वैसे भी नहीं खाएंगे आप, बस आगे पीछे के 2-2 4-4 घंटे आप जोड़ देते तो ड्यूरेशन हो जाता है। और एक ये होता है कि नहीं, आपने अगले दिन पूरे दिन कुछ नहीं खाया, और एक नॉर्मल जो हम इंडियन उसमें फास्ट रखते हैं कि जो हमारा ये फूड है, जो रूटीन में हम खाना खाते हैं वो नहीं खाते, लेकिन फ्रूट्स या कुछ और ऑल्टरनेटिव जो फूड होते हैं वो खा लेते हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक बराबर असर करेंगी, या किसमें कौन सी सबसे ज़्यादा फायदेमंद है? एक जो इसका सबसे बड़ा प्रूफ समझ लें, वो पब्लिश हुआ ओके। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो मेडिकल साइंस का नंबर 1 रेपुटेड जर्नल है वर्ल्ड वाइड। NEJM पब्लिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है।
और उसकी महत्ता वर्ल्ड वाइड है। मतलब एनईजीएम में का पब्लिकेशन होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो उसमें एक स्टडी आई मेरे ख्याल से 6 महीने या 1 साल पहले, इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस रेगुलर फास्टिंग। ओके। तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ा सा फैशन बन के आ गया, मतलब थोड़ा सा फैशन का रूप ले लिया। तो देखा गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्सेस रेगुलर फास्टिंग में रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। ओके। ठीक है, तो तब से आपके सामने एक, क्योंकि रेंडमाइज ट्रायल है, मतलब कुछ पेशेंट को ऐसा दिया गया, कुछ पेशेंट को ये कराया गया, कोई मैंने हेल्दी पीपल को। तो आपने देखा कि जब ट्रायल में इंटरमिटेंट फास्टिंग सुपीरियर बन के नहीं आया, तो पहली बात तो ये छोड़ दीजिए कि इंटरमिटेंट बेटर है नॉर्मल फास्टिंग से, ऐसा नहीं है। अब बात बचती है कि नॉर्मल फास्टिंग का ड्यूरेशन क्या है। ऐसा तो कोई स्टडी नहीं कह रहा है कि 14 घंटा ज़्यादा बेहतर है या 24 घंटा, बट इतना समझ लें कि जो फास्टिंग का जो टाइम निर्धारित किया गया वो 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी पीरियड को फास्टिंग कहा गया। ओके। कि अगर 8 घंटे से ज़्यादा आप बिता दिए बिना कुछ लिए, लेकिन उसमें वाटर इनटेक नहीं इंक्लूड है, वाटर इनटेक ज़रूर करें। तो वाटर इनटेक को छोड़, क्योंकि ट्रायल में यही था, वाटर डेफिसिट नहीं दिया है। तो क्योंकि हमारे कल्चरली कुछ ऐसे पर्व त्यौहार हैं जिसमें फास्टिंग में पानी भी नहीं लेते हैं, वो डिहाइड्रेट करता है, वो एक अलग टाइप का, क्योंकि उसमें हम अपने आप को थोड़ा, साइंटिफिक प्रूफ में नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि वो हम डिहाइड्रेट करके सेल इंजरी को बढ़ाते हैं। तो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग या रेगुलर फास्टिंग जो भी आपको पसंद हो वो कर रहे हैं और 8 घंटे से ज़्यादा पीरियड क्रॉस करते हैं तो फास्टिंग में आता है, और ओवरऑल इसका रिजल्ट बेहतर है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी या रेगुलर फास्टिंग का एक और महत्वपूर्ण पार्ट है, उसे रेगुलर इंटरवल पर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी का जो साइकिल है, जो हमें सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, जो सेट होता है, क्लॉक सेट होता है, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है एक टाइम के बाद कि हर मंगलवार, हम भी साइकोलॉजिकली उसको समझ चुके होते हैं कि हमें ट्यूसडे है, तो हमारा बॉडी उस हिसाब से बिहेव करने लगता है कि आज हमारा फास्टिंग का डेट है तो हम ऐसे चलेंगे, हमारा बॉडी खुद ही ऐसा बिहेव करने लगता है। तो अच्छा, यहाँ पर तीसरी चीज़ हमारी रह गई। ये तो क्लियर हो गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या रेगुलर फास्टिंग हो, उसमें बहुत फ़र्क नहीं है, और तो आप अगर नॉर्मल 8 घंटे से ज़्यादा का फास्ट रखते हैं तो वो फास्टिंग कैटेगरी में आएगा। तो मैं जो पढ़ रही थी उसमें कहीं तो 24 घंटे, मतलब उसमें पूरा डेटा दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या था, कि 16 घंटे के फास्ट में आप ये चेंज दिखता है आपकी बॉडी में, 24 के बाद से जाकर के आपकी बॉडी जो है खुद से अपनी सेल्स को रिजुविनेट करने लगती है, कुछ इस तरह से 48 पे जाके बहुत रिलेटिवली बेटर रिजल्ट आता है, जिसमें कैंसर के क्योर की या फिर प्रिवेंशन की बात है। लेकिन कई बार लोग फास्टिंग जो हम लोग करते हैं रूटीन में, वो ये करते हैं कि हम जो नॉर्मल खाना है वो नहीं खा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ें, फ्रूट्स खा लिया, कुछ और चीज़ें खा ली, आलू और ये सब चीज़ें खा ली। तो क्या वो उसका भी कोई रोल है, कोई बेनिफिट है, या फिर ये कि हमने तो सिर्फ ऑल्टरनेट? हाँ, मैं इस पर मतलब कोई पेपर का एविडेंस तो नहीं दे सकता, बट ये है कि मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई खास फायदा? अगर हम कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेटिक, लेकिन दूसरी बात इसमें उल्टा असर पड़ सकता है कि आप दिन भर खाली रहें और कार्बोहाइड्रेट का लार्ज डोज ले लिए, लार्ज मील एक खा लिया आपने, तो वो बहुत ख़राब चीज़ है। क्योंकि अगर आपने फास्टिंग की है तो फास्टिंग से अभी भी एक मेरे ख्याल से हमारी कल इंडियन एक्सप्रेस में लिखी है, डॉक्टर रिचा ने, हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, कि शुगर का क्रेविंग क्यों होता है, हम फूड ले लेते हैं फिर भी क्रेविंग क्यों होता है। तो क्रेविंग हमारा बॉडी माइंड का एक स्टेट है जो हमें आदत पड़ चुकी है अपने ब्लड में शुगर के हाई लेवल को मतलब देखने का। वो हमारा बॉडी उस तरह से अडेप्टेड है कि जैसे हमने खाना खाया तो शुगर लेवल ऊपर गया, लेकिन वो जो शुगर लेवल ऊपर जाता है वो बॉडी में तो एक डिमांड आती है कि हमें चाहिए वो, हम क्योंकि हम कल्चरली भी ट्यून्ड हैं कि हमने खाना खा लिया है और हमें थोड़ा मीठा चाहिए। वो एक तरह से ख़राब चीज़ है, क्योंकि शुगर स्पाइक करता है, जो स्पाइक करता है मतलब आपके ब्लड में शुगर का लेवल काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठता है, और वो उस समय ज़्यादा इंजरी करती है, क्योंकि कई सारे जो अमीनो एसिड्स है जिसको शुगर बाइंड कर लेता है, कई सारे ऑर्गन्स है जिसको डैमेज कर सकता है। तो ये बार बार सालों होते होते हम शुगर की इंजरी को देख सकते हैं। इसलिए बेटर है कि आप गुड अमाउंट ऑफ टाइम फास्टिंग में रहते हैं तो फास्टिंग को जो ख़त्म करते हैं, ब्रेक करते हैं, वो स्मॉल मील से और स्लोली एब्जॉर्बेबल मील से करें, ना कि रिफाइंड शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से करें। जो कि हम बीच में बात कर रहे थे कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ लोग क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि कैंसर का जो इलाज है वो काफ़ी महंगा है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, कुछ ऐसे तरीके बताएं जिससे कि कैंसर का इलाज अफोर्डेबल हो सके। बहुत महत्वपूर्ण।
बात है ये। जी। इससे मुझे एक चीज़ आभास होता है कि इसमें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है। जो हमारा प्रशासन है, जो सरकार है, क्योंकि शुरू हम कोर्स हम लोग 1947 में आज़ाद हुए और तब से पहली समस्या थी सरकार की सबको भोजन देना, फिर बेसिक हेल्थ केयर देना। तो प्राइमरी हेल्थ केयर आया, प्राइमरी हेल्थ केयर स्टैब्लिश हुआ, फेल हुआ, फिर डिफरेंट मॉडिफिकेशन हुए। आपके गांव-गांव में पीएचसी खुले, शहरों में भी खुले, बट ये सब बेसिक हेल्थ केयर के लिए था। अब जैसे जैसे तो वो वक्त वो था जब आप कैंसर को डायग्नोज ही नहीं कर पाते थे, पता ही नहीं चलता था। जैसे आज भी हम पूछेंगे बहुत सारे पेशेंट्स की आपकी फैमिली हिस्ट्री है, किसी को कैंसर हुआ, हाँ 1960 में किसी की डेथ हुई थी, पता नहीं किस बीमारी से हुई थी, तो पता ही नहीं था, हमें डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीता हमारा इलाज इम्प्रूवमेंट हुआ, उसमें मेनली प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को इस्टेब्लिश होने दिया। बट प्राइवेट सेक्टर अभी भी इंडिया में बिजनेस के लिए और कोर बिजनेस के लिए, मतलब उसे चाहिए कि मैं अगर इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इतने साल में इतना % के रेट से प्रॉफिट होनी चाहिए। बाकी उसका मैनेजमेंट किस तरह से इलाज कर रहा है या कैसे हैंडल कर रहा है डॉक्टर को, पेशेंट को, वो उसकी प्राथमिकता नहीं है। हाँ, लेकिन उसका अल्टीमेट यही है कि मुझे पैसा अगर आ रहा है तो ठीक है सब कुछ। अब यहीं से आप चेंज करें यूनाइटेड स्टेट्स, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टैनफोर्ड इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप स्टैनफोर्ड के गेट पर लिखा होगा दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में इतना अच्छा काम करके दिया, मॉलिक्यूल्स बने जो दुनिया भर में बेचे गए। तो हमारे सेंटर्स, हमारी यूनिवर्सिटीज़ अब जाके कुछ आईटीज़ और ठीक है शुरू हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमें इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिवाइज नहीं है रिसर्च के लिए। तो रिसर्च के लिए इंसेंटिवाइज नहीं हो रहे हैं आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको पेशेंट इलाज करने के लिए सैलरी दी जा रही है, तो रिसर्च करने के लिए नहीं दी जा रही। रिसर्च स्ट्रगल है इंडिया में अभी भी, मतलब आपको अगर रिसर्च करना है तो आपको अपने इनकम को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपके बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके करना पड़ेगा। तो आप मॉलिक्यूल बनाएंगे नहीं तो मॉलिक्यूल बनेगा नहीं, तो वो विदेश से खरीद के आएगा, और विदेश से आएगा तो विदेश में पेटेंट लगा हुआ 15 साल का। जी। जैसे फ़र्क कीजिए इम्यूनोथेरेपी एक ड्रग है कीट्रूडा, 2,20,000 रुपये का एक वायल है, एक डोज की कीमत 4,40,000, और अगर 17 साइकिल लिए तो 75,000 के लगभग इसका कॉस्ट आ जाएगा। तो आप 72 से 75,000 रुपया विदेश को दे देते हैं एक पेशेंट के लिए एक साल में, लाख रुपया, 75 लाख रुपया, तो एक बड़ा अमाउंट है। और अगर यही ड्रग हमारे इंडिया में बनता, डेवलप होता, अगर हमारा रिसोर्स, हमारा लेवल ऐसा होता, तो हमारा एक कॉस्ट हो सकता है कुछ। अब ये इसी को पेटेंट ख़त्म होने दें, देखें यही कॉस्ट घट के जब इंडिया में जेनरिक्स बन जाएगी, ये 2,000 में मिलेगी, तो हम बहुत बड़ा चीज़ दे पाते हैं। तो हमें, हमारे लिए समस्या है कि हमारे पास मॉलिक्यूल अपना है नहीं, सब या तो पेटेंट के बाहर है तब हम कॉपी कर रहे हैं, और वो अब पुरानी मेडिसिन हो चुकी। क्यों पुरानी हो चुकी? इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे अच्छा रिजल्ट देने वाला मॉलिक्यूल आ गया। तो आपको हर समय जो लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, वो चाहिए, क्योंकि वही बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। कई बार उसमें कमी है, ऐसा नहीं कि हर बार लेटेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे ही रहा होता, तो वहाँ भी नहीं फंसना चाहिए। बट जो कैंसर का इलाज है उसका महंगा होने का मुख्य कारण यही है कि मॉलिक्यूल हमारे कंट्री में नहीं बन रहा है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान हो या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, वो काफ़ी लोगों तक पहुंच रही है, इलाज सस्ता हुआ है। उसमें मैं ज़रूर जिक्र करूंगा कि जन औषधि करके जो भारत सरकार की दवाई मिल रही है, वहाँ भी एंटी कैंसर मेडिसिन कुछ कुछ मिल रहे हैं। सारे मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बढ़ाया है अपना प्रोडक्शन। तो जन औषधि की मेडिसिन को भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि उसका कॉस्ट आई थिंक 1/10 1/20 ऐसा आता है, मैंने 100 की जगह वो 5-10 रुपये में मिल रहा है। तो उसे ख़राब नहीं समझिए कि सस्ता है इसलिए वो ख़राब है, और उसको आप ज़रूर लगाइए अगर आप पास रीच है, वो मिल पा रही है। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटल प्रॉफिट के लिए बैठी हुई है, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जन औषधि की दवाई नहीं लगाना चाहेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कॉस्ट और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में है। आपने आयुष्मान का ज़िक्र किया,
तो आयुष्मान के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये कहाँ पर किस लेवल तक इस्तेमाल हो सकती है कैंसर में, इसका कितना इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हम लोग कभी कभी देखते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं अपनी प्लाइट, अपनी तकलीफ शेयर कर रहे हैं कि हमने दिया और हमारा कार्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। प्राइवेट तो प्राइवेट, सरकारी में भी नहीं हुआ, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें भी बीच में आई। अब उनका ऑथेंटिसिटी तो मुझे भी नहीं पता है कि वो कितना सही था कितना, क्योंकि मैंने तो सिर्फ देखा उसको। तो आपके पास भी कुछ केसेस आते होंगे ऑफकोर्स आयुष्मान। ऐसा है कि मैं इसलिए इससे कम परिचित हूँ क्योंकि दिल्ली में तो अब तक था नहीं आयुष्मान। अब शायद सरकार बदली है तो यहाँ लगे। लागू होगी, तब हमें देखने को मिलेगी। लेकिन हम जो नोएडा वाले एरिया में जब हम कुछ पेशेंट्स को देखते हैं तो वहाँ पर आयुष्मान कुछ हॉस्पिटल एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं, बट मोर ज़्यादा हॉस्पिटल ले रहे हैं, मैं कहूँगा। आयुष्मान एक इंश्योरेंस व्यवस्था है जिसमें आपको पेमेंट हो जाती है। मुझे नहीं लगता है कि ये अभी तक उस लेवल पर पहुंच पाया है। उसका तो खुद का ही अमाउंट हाँ, बहुत कम है, 5 लाख रुपए आई थिंक लिमिट तो है उसकी उस तो। लेवल तक पहुंच पाया है जहां कि ये सब कुछ आपको मुहैया करा पाए जी। और टाइमली फैशन में पेमेंट हो जाना हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल तभी कतराती है जब उसे टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है। अगर वो भी अमाउंट जो सरकार ने तय किए हैं, क्योंकि वो CGHS के अराउंड रेट है, तो CGHS के पेशेंट्स को जब प्राइवेट हॉस्पिटल देख रही है तो मुझे नहीं लगता कि आयुष्मान को नहीं देखना चाहेगी, बशर्ते कि पेमेंट का जो सिस्टम है वो फ्लॉलेस हो, स्मूथ हो, जेन्युइन काम पे तुरंत पेमेंट हो, टाइमली हो। हॉस्पिटल को ये ना लगे कि मेरा पैसा फंसा हुआ सरकार के पास वो दे नहीं रही है। जी। और इस तरफ से जो क्राइटेरियाज हो, थोड़ा उसको रेस्ट्रिक्शंस हो, उस पर ओवरसाइट हो, लेकिन साथ में उसको ऑब्स्ट्रक्टिव पॉलिसी नहीं बने। मतलब ऐसा हो कि हाँ लोग उसको आराम से यूज़ कर सके। जी। मुझे लगता है कि तो बेहतर यूज़ हो पाएगा। जी, एक चीज़ तो आपने बताई कि EWS या फिर आयुष्मान, तो इसको हम मानते हैं कि रिलेटिवली थोड़ा सा लोअर स्ट्रेटा या लोअर इनकम वाले लोग जो हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। अब मैं एक आम मिडिल क्लास टाइप बंदे की बात कर रही हूँ जो कि मीडियोकर लाइफ है, तो वो भी क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट, अच्छा ये बताइए कि कैंसर का एक एवरेज ट्रीटमेंट, बिल्कुल एवरेज की मैं बात कर रही हूँ, आई नो कि इट्स वेरी वीक, लेकिन फिर भी आप मुझे अगर एक रफ आइडिया दे पाएँ कि इतने तक पैसा आपका लग जाता है एक बार ट्रीटमेंट होता है तो। मोटा मोटी एक सिंपलेस्ट केस अगर मैं बोलूँगा, दो ले लीजिए एग्जांपल, हेड नेक कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। अगर हेड नेक कैंसर में, मतलब मुंह के कैंसर में, सर्जरी हुई, कीमो रेडिएशन दोनों तीनों चीज़ लगी, तो ये मोटा मोटी 70% केसेस में, तो जो मैं स्टेज 3 तक की बात कर रहा हूँ, जी। 4 को छोड़ दीजिए, तो सर्जरी, कीमो और रेडिएशन तीनों तो लगते हैं। कुछ में सिर्फ सर्जरी से काम होता है जो अर्ली केसेस है। तो अगर ये तीनों लगा तो लगभग 10 लाख, 9 से 10 लाख खर्च जनरल वार्ड में प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाते हैं, जो क्लास सपोजिटली A क्लास कॉरपोरेट हॉस्पिटल ग्रुप है उसमें। अब उससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो वही खर्च 6-7 लाख में काम हो जाएगा। उससे डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉस्पिटल चूज़ करते हैं, किस टाइप का बेड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे आपने बेड की कैटेगरी बदली, आप जनरल वार्ड से अगर सेमी प्राइवेट में गए, डॉक्टर वही होंगे, नर्सेज भी वही होंगी, वॉशरूम हो सकता है आपको शेयर करना पड़े जनरल वार्ड में, बट आपका खर्च 1.5 गुना से 2 गुना हो जाएगा। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि आप ये समझें कि कौन से टाइप के वार्ड में आप एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि वही सब कुछ, वही ब्लड टेस्ट, वही सर्जरी, वही डॉक्टर, वही नर्सिंग केयर, सब महंगा हो जाता है अगर आपका रूम अपर कैटेगरी में जाता है। तो डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि कैंसर के ट्रीटमेंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। तो आपने आयुष्मान के बारे में बात की, योजना के बारे में बात की, फिर आपने EWS की, हम लोगों ने उस पर भी चर्चा की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक आम आदमी के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो कि आप उन्हें सलाह देंगे कि वो अपने कैंसर का ट्रीटमेंट सस्ता कर सकते हैं, अफोर्डेबल कर सकते हैं? ज़रूर। सबसे पहली बात यह है कि पेशेंट को और उसकी फैमिली को, आप जहाँ भी इलाज करवाना चाहते हैं जिस हॉस्पिटल में, तो मुख्य तौर पर आपको आइडिया होता है कि हाँ ये मेरे कैपेसिटी में होगा या नहीं होगा। तो आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं, फिर उनसे सलाह लेते हैं कि इसमें क्या इलाज है। कैंसर का इलाज को समझना ये ज़रूरी है कि ये डॉक्टर की मर्जी नहीं है कि मैं इस पेशेंट में ये कर दूंगा। आप जो भी देखते हैं, चाहे कितने बड़े नामी डॉक्टर और कितने कम नामी डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर डिसाइड नहीं कर रहा होता ये कौन इलाज होना है। डॉक्टर आपको स्टेजिंग डिसाइड कर देता है, डायग्नोसिस करता है, स्टेजिंग करता है। फिर अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में गाइडलाइंस हैं। कैंसर एक ऐसा बीमारी है जहाँ पर मन मर्जी नहीं है, डॉक्टर्स अपने मर्जी से नहीं डिसाइड कर सकता है कि का। तो क्या करता है
कि गाइडलाइन, चूँकि हम लोग गाइडलाइन से ट्रेंड हैं, हम उसे पढ़ते रहते हैं और हम अपडेट्स देखते रहते हैं। अब जैसे एक गाइडलाइन आप भी उसे चेक कर सकते हैं, कोई भी इंसान उसे चेक कर सकता है, वो है NCCN गाइडलाइन। NCCN गाइडलाइन जो यूएस गवर्नमेंट की बेसिकली वेबसाइट है, जिसमें लगभग यूएस के 15 से 20 बिग हॉस्पिटल्स जो कैंसर से ट्रीट करते हैं, NCCN एफिलिएटेड हॉस्पिटल, वो सब मिलके गाइडलाइन बनाते हैं, उनके डॉक्टर्स मिलके बनाते हैं। और ये एविडेंस बेस्ड होता है, मतलब लेटेस्ट ट्रायल, प्रूफ, इन सब के बेसिस पर वो गाइडलाइन बनती है और वो चेंज होते रहती है। जैसे कल तक दवाई थी ए लगनी है, अब अगर किसी रिजल्ट ने दिखा दिया कि बी लगनी है तो उसमें चेंज हो जाएगा थोड़े दिन में, 2 से 3 महीने में, कि अब बी नंबर 1 पे आ गया, ए जो है नंबर 2 पे है। तो आप उसमें भी NCCN गाइडलाइन आपको समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कभी कभी, बट आप मोटा मोटी डॉक्टर से बता सकते हैं कि मुझे एक गाइडलाइन दिखा दीजिए जहाँ स्टेज 2 का इलाज सिर्फ सर्जरी है, कि स्टेज 2 के इलाज में सर्जरी, रेडिएशन, कीमो जो भी लगना है वो दिखा दीजिए, तो आपको डॉक्टर दिखा देगा। मैं अपने पेशेंट को कन्विंस करने के लिए दिखाता हूँ कि ये जो इलाज मैं दे रहा हूँ, ये मैं ही नहीं दे रहा हूँ, पूरी दुनिया दे रही है, ये देखिए आप प्रूफ, और यही है प्रूफ, आप इसका फ़ोटो ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए जो। तो पहले तो वो कर ली। दूसरी चीज़, अगर आप किसी बीमारी में आपको पता है कि ये बीमारी इस स्टेज पर है, ओवरऑल डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि सर्वाइवल इतने महीने का है, इतने साल का है, और आप उसको बेहतर करने के लिए इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या और कुछ महंगी दवाइयाँ, टारगेटेड थेरेपी हर समय महंगी ही नहीं है, क्योंकि बहुत सस्ती भी है, बहुत महंगी भी है, डिपेंड करता है कि किस बीमारी में कौन सी थेरेपी एप्लीकेबल है, लग रही है। तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, हमें कितना कॉस्ट लगेगा और कितना उसे लाभ हो सकता। तो ये चीज़ आपको डॉक्टर बता देगा कि इस दवाई के लगने से एक्स्ट्रा एडवांटेज कितना। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना है तो आपका खर्च बढ़ेगा, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं जाना क्योंकि वो बहुत वेग सा है कि चलो 2 महीने का फ़र्क पड़ रहा है, तो हम 2 महीने के को फ़र्क पड़ने के लिए हो सकता है कि 2 महीने आपके पेशेंट पर लागू नहीं हो, क्योंकि वो ट्रायल का डेटा है ना, वो ट्रायल का डेटा है। मतलब ट्रायल में ऐसे पेशेंट लिए जाते हैं जो रिलेटिवली, बीमारी तो है बट रिलेटिवली फिट है, उस पेशेंट का वो डेटा है। तो वो हो सकता है रियल वर्ल्ड डेटा जो बोलते हैं, मतलब एक्चुअल आम जब हम उसको हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट नहीं निकलता, और कम हो जाए, कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी मैच भी करता है। तो डिपेंड करता है कि आपका पॉपुलेशन कैसा पेशेंट आ रहा है। तो हर समय ट्रायल डेटा जहाँ 1.5 महीने का एडवांटेज है, 6 वीक्स का एडवांटेज है, आप वहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ क्या मुझे ये दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप तो पहले वहीं कट डाउन कर दें अपने कॉस्ट को कि हाँ मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अभी इसी पर रहना है। क्योंकि बहुत सारे जो बढ़िया चीज़ें दिखने वाली है, ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ायदा दे ही। यहाँ तक हो गया। तीसरी बात अब आएगी हॉस्पिटल चूज करना। ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ा नाम होता है मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स का, वो बहुत बड़ा इलाज कर देता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सब गाइडलाइन बेस्ड इलाज है। गाइडलाइन लिखता है यही दवाई आपको दे सकती है। आप हॉस्पिटल ए में जाएंगे वही इलाज मिलेगा, हॉस्पिटल बी में जाएंगे वही इलाज मिलेगा, थोड़ा बहुत जो मॉडिफिकेशन करेंगे डॉक्टर, उससे आपके रिजल्ट को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप ग्रॉसली देखें कि आपको दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में किसी ट्रेन में 12 घंटे, तो किसी ट्रेन में 6 घंटे, तो किसी में 9 घंटे लगेंगे। अनलेस कि आप हवाई जहाज़ से जाएं जहां आपको रिलेटिवली, वहाँ भी आप देख रहे हैं कि आपको 2 घंटे एयरपोर्ट पर बैठना पड़ रहा है। तो इसी तरह से दवाइयों में भी है, ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ उसका बहुत सुनहला है, बहुत बढ़िया है, हर एक का अपना अपना प्रॉब्लम है। तो चूज करते समय ज़रूर डिसीजन लें। हॉस्पिटल चूज करते समय भी डिसीजन लें कि क्या ये घर के नज़दीक का हॉस्पिटल होना, ताकि आपका आना जाना आसान हो, उस पर खर्च कम हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अननेसेसरी बेड पर, कन्वीनियंस पर खर्चा भी नहीं होने दें। आपने स्वीट लिया, डिलक्स रूम लिया, सिंगल रूम लिया, जनरल वार्ड लिया, ट्विन शेयरिंग लिया, इलाज सब में एक ही होना है, सेम दवाई, वही सेम डॉक्टर, वही दवाई, वही नर्स। तो आप उसमें कन्वीनियंस के लिए खर्च करना, आपके पास अफोर्डेबिलिटी आप करें, बट वो ज़रूरी पार्ट नहीं है। ICU स्टे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। होता क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स सिकनेस को उतना हैंडल नहीं करना चाहता है वार्ड में, क्योंकि उसमें मैन पावर लगता है, नर्सिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर पेशेंट का भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। कहने का मतलब है कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल आए हैं, खर्च कर रहे हैं, तो हमें तो 100% रिजल्ट ही चाहिए। अब ये चीज़ तो संभव नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम इंसान हैं, हम प्राइवेट में भर्ती हों, सरकारी में हों, बीमारी अगर है तो वो तो परेशानी देगी। तो ये नहीं है कि आप
बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करें कि हम हर चीज़ में गलतियां खोजने से काम नहीं होगा कि किसकी गलती है, नर्स की गलती है, डॉक्टर की गलती है, उससे काम नहीं होगा। राइट। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को समझें कि एक सिचुएशन है जो ह्यूमन बेस्ड रिजल्ट है, मतलब हमें कहीं ना कहीं इंसान लगा हुआ है, मशीन नहीं कर रहा है काम, इंसान लगा हुआ है। और इंसान की जो समझ है वो हर समय 100% पर नहीं रहेगी, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में, और दुनिया ये के भी किसी कह हॉस्पिटल सकते में। हैं कि अपनी तरफ से तो सब लोग बेस्ट ट्राई ही करते हैं, अपने लेकिन कई बार बॉडी भी आपकी अलग तरह से रिएक्ट बिल्कुल करती है, कई बार बिल्कुल मेडिसिन वैसे हर किसी इंसान पर अलग तरह से। आपने सही शब्दों में कहा कि हाँ। हाँ, डॉक्टर अपना बेस्ट कर रहा है, बॉडी में नॉट आई मीन रिफ्लेक्ट द सेम थिंग, सेम ट्रीटमेंट नहीं दिखा सकता, सेम रिजल्ट नहीं दे सकता। चौथी बात आती है कि आप जब दवाई चूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी जो स्टैब्लिश्ड कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स है उसमें भी आपको सस्ता और महंगा है जिसका रिजल्ट कंपेरेबल है। ओके। तो आप डॉक्टर को कहें कि मुझे फैंसी मेडिसिन नहीं चाहिए, मुझे सिंपल मेडिसिन चाहिए, तो आप मुझे बता दें कि जो आप ये रेजिमेन है इसमें से कॉस्ट में कितना डिफरेंस है और आउटकम में कितना डिफरेंस है। तो अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि हाँ आउटकम में डिफरेंस नहीं है बट इसमें थोड़ी साइड इफेक्ट ज़्यादा है, इसमें थोड़ी साइड इफेक्ट कम है, तो बिलीव मी आप उससे नहीं घबराएं। साइड इफेक्ट थोड़े बहुत कम ज़्यादा से अपने खर्च को राइट। नहीं बढ़ने दें, क्योंकि कई बार आप सोच रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ नहीं दे रहा है मेडिसिन, तो ठीक है। अब एलर्जिक रिएक्शन के लिए आप सिंपल सा चीज़ जाने कि एक ड्रग है पैक्लिटैक्सेल, 25% तक पेशेंट्स में फर्स्ट इन्फ्यूजन में एलर्जी हो सकती है, मतलब थोड़ा सा शेकिंग हुआ, चिल्स हुआ, ऐसा हुआ। उसको ख़त्म करने के लिए उस मॉलिक्यूल को कोटिंग की गई, ठीक है, उस नाम से मेडिसिन आ गई बाज़ार में, जिसकी कीमत लगभग डबल या ट्रिपल है। अब अगर आप उस छोटी सी एलर्जी से बचना चाह रहे हैं तो 3 गुना खर्च दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एलर्जी इतनी ख़राब नहीं है, जानलेवा नहीं है, फर्स्ट ड्रग रिएक्शन होता है, वो आराम से डॉक्टर हैंडल करते हैं। बट डॉक्टर को ये चिंता होती है कि आप पैनिक करेंगे, तो वो भी नहीं चाहेगा ना कि वो जब पेशेंट को दे के गया, कीमोथेरेपी चल रही है, हर समय डॉक्टर तो एक पेशेंट के पास खड़ा नहीं रहेगा, तो उसको रिएक्शन हुआ तो आप परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर क्या हो रहा है, देखो जल्दी देखो। बट पॉइंट ये है कि वो तो दिन रात वही हैंडल कर रहे हैं, तो आप उन पर भरोसा रखें। अगर ऐसा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ होगा तो आप समझ ले वो खुद खड़ा होगा वहाँ। तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तभी वो कुछ और काम कर रहा है आपको देखने के बाद, तो आप भी तसल्ली रखें। लो ग्रेड रिएक्शन आराम से ठीक हो जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। तो 5वीं चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप ऐसे सेंटर में हैं जहाँ बाहर से दवाई ले जाने की इजाज़त है, या आप डिमांड करें, एप्लीकेशन दें कि मुझे बाहर से दवाई खरीदने की इजाज़त दीजिए, तो फिर एक बात आती है कि आप कहाँ से खरीदें। अब कहाँ से खरीदें, लोग आप देखेंगे हॉस्पिटल के आसपास बहुत जो ऐसे तत्व हैं समाज के जो पैसा बनाने के लिए वहाँ आपको गलत चीज़ बेच सकते हैं। अब हॉस्पिटल उसको वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये सही सामान है कि नहीं, क्योंकि उस पर तो लिखा हुआ है सब कुछ, तो वो सोचेगा ठीक है आपने तो लिख कर लाया, जवाबदेही आपकी है, आपने खरीद कर लाया है, बिल भी है, तो अपना हॉस्पिटल तो चला दिया। अब हॉस्पिटल ये कह सकता है कि इस ड्रग से रिएक्शन या जो भी कुछ होता है इसकी जिम्मेदारी आप ही लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, वो बात तो बनती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंपनी के, उसी दवाई का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है। हर एक दवाइयों की ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली में किसी भी शहर में होते हैं, आप डायरेक्ट उनसे लें, आपका कॉस्ट भी कम पड़ेगा और ऑथेंटिक भी रहेगी। ऑथेंटिक भी रहेगा, आपको डर भी नहीं रहेगा, और मन में रखें कि हम जब ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लिए हैं तो फिर दिक्कत क्या है। आप इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान ना दें, बिना बिल के, बिना रसीद की दवाई नहीं खरीदें, वो बहुत महत्वपूर्ण अच्छा, चीज़ ये है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आजकल को ना लोग की टैक्स बचाने के लिए कि अच्छा बिना जीएसटी के दे देंगे आपको दवाई, तो अक्सर लोग ले लेते हैं। हाँ, ऐसा ट्रीटमेंट में ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ट्रीटमेंट के साथ आप खिलवाड़ ना करें। और इसलिए आप ज़रूर बिल लें, रसीद लें, पक्का बिल लें। इम्यूनोथेरेपी में आप देखें स्कैंडल्स हुए हैं कि कॉस्टली ड्रग है, इम्यूनोथेरेपी की जगह उसी बॉटल में पानी भर के या कुछ और चीज़ दे के बेच दिया गया है, बिना बिल के लोग खरीद भी लिए हैं और कहीं कहीं जाके लगवा भी लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो पूरा चार्ज करेगा, ऑथेंटिक सामान देगा, तो लोग उससे बचने के लिए किसी छोटे छोटे गली कूचे में जाके लगवा लिए हैं और पता चला कि अरे ये तो दवाई थी ही नहीं। तो इनसे भी बचें। ये कई सारी बातें जहाँ आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, कोई खर्च। मैंने ये देखा है कि जैसे आपने बताया ना कि अभी आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इवन डॉक्टर्स खुद, आप अगर कोई पेशेंट कहता है तो आप रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ ठीक है अगर भाई पूछते हैं कि हमें, जैसे मान लो मेरे हॉस्पिटल के जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर मुझे पेशेंट कहे कि मैं फ्री पेशेंट हूँ या गवर्नमेंट पेशेंट हूँ जहाँ हमें बाहर से खरीदने की इजाज़त है, अगर हॉस्पिटल परमिट करता है, तो कई सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहाँ आप काफ़ी कम दाम में दवाई खरीद सकते हैं।
एक और चीज़ आती है, आई थिंक वो आती है जेनरिक मेडिसिन ना, वो भी काफ़ी मतलब अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो दूसरी दवाइयों से अगर हम लोग ब्रांडेड मेडिसिन से कंपेयर करें तो वो भी सस्ता। तो कैंसर की भी कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं क्या जेनरिक ऐसा में? देखिए कि आप एक लाइन में ये समझिए कि भारत देश में प्रयोग में आने वाली 99.9% दवाइयाँ जेनरिक है। ओके। सब जेनरिक है, आप जो यूज़ कर रहे हो जेनरिक है। क्यों जेनरिक है ये? क्योंकि इसका इनोवेटर कोई और है। इनोवेटर कहाँ बैठा है? यूएस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। वो इनोवेटर मॉलिक्यूल है। वो ड्रग यहाँ भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, बट अगर ये मेड इन इंडिया है तो कुछ जो इनोवेटर मॉलिक्यूल है उसका प्लांट इंडिया में भी बना। बहुत सारे अभी भी इंपोर्ट हो गए आ रहे हैं, मतलब 80-90% तो इंपोर्ट हो गए आ रहे हैं। कुछ जो पुराने ड्रग हैं उसके प्लांट्स यहाँ भी बने हुए हैं, जिस कंपनी का ऑपरेशन दोनों कंट्री में, तो यहाँ भी बनाया है उन्होंने प्लांट। ऑल दोज आर ओरिजिनल इनोवेटर मॉलिक्यूल। उसके अलावा जितनी इंडियन कंपनीज बना रही है उसी ड्रग को दूसरे नाम से बेच रही है, वो सब जेनरिक है। जेनरिक का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो इंडियन कंपनी बना रही है और बढ़िया से ब्रांडिंग कर रही है, प्रचार लगी हुई है, तो वो जेनरिक नहीं है, वो जेनरिक है। बट अब वो जेनेरिक ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, उसको अपने लोगों को घुमा रहा है कि डॉक्टर को याद कराओ या पेशेंट को दिखाओ, होर्डिंग्स लगाओ, जो भी करो, सब जितने चीज़ करना। अब सिंपल सा चीज़ ले लें, पैरासीटामोल। डोलो पहले नहीं थी, डोलो क्या, डोलो कोविड के टाइम पर ही आई सबसे ज़्यादा बाद में, पॉपुलर तो रही। ओरिजिनल मॉलिक्यूल चूंकि ये पेटेंट से बाहर है पैरासीटामोल, आप इसको जिस नाम से बेच लें बिक रही है। इसका मतलब ये, बट प्रॉब्लम क्या है, मेन चीज़ क्या जाननी है जेनरिक में भी, कि ठीक है हम समझते हैं कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियंस लेकिन मल्टीनेशनल है, 100 देशों में दवाइयाँ बेच रही है, उसके प्लांट होते हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उस पर इंटरनेशनल एक तरह से ओवरसाइट रहता है। जैसे यूएस में जेनरिक बेचती है बना के इंडियन कंपनी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां लगभग अपना चाहती है यूएस मार्केट में बेचना अपना सामान। अब उसके लिए उसको यूएस का जो एफडीए है उससे अप्रूवल चाहिए उसके प्लांट को, कि हाँ आपके प्लांट जो दवाई बना रही है वो सही दवाई बना रही है। ये चीज़ करने के लिए उसका रिव्यू, रिसर्च सब कुछ चल रहा होता है, लगातार चलता है। तो ऐसे फैक्ट्रीज़ में बने हुए सारे प्रोडक्ट जेनरिक हैं। तो अगर ये जेनरिक है तो हम उसको एक जेनरिक से दूसरे जेनरिक का फ़र्क नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए संभव नहीं है इंसान के तौर पर मैं एक जेनरिक को दूसरे जेनरिक से फ़र्क कर पाऊँ। हाँ, उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड है। अगर आप किसी को एक बार चेक करना है तो रैंडम सैंपल आप भेज दीजिए लेबोरेटरी को कि इसमें ड्रग कंटेंट बता दीजिए, तो बता देगा कितना % ड्रग ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, इतना नहीं है। इसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक होता है तो हम यही करते हैं कि भाई उसको चेक कराओ कि उसमें कितना कंटेंट है। तो आप जेनरिक लेने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि सारे जेनरिक है, बट कोई किसी गली में बैठा हुआ इंसान अगर दवाई आपको पैकिंग करके भेज दे रहा है तो आप उसे बचें। और जो मल्टीनेशनल है, इंडिया के ही मल्टीनेशनल ब्रांडेड हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिन से ऑपरेशंस में है, कई जगह बेच रहा है, तो उससे खरीदें। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार अभी कप सिरप एक हुआ, एक कंपनी की बैन की गई, फैक्ट्री को बैन किया गया क्योंकि वो दूसरे कंट्री में बेची जा रही थी, वहाँ पर डेथ हो रहे थे। आई थिंक यू माइट हैव नोटिस दैट। तो वो आया था न्यूज़ में। तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर ओवरसाइट के बाहर जाता है तो ख़राब निकल सकता है। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पेशेंट के लिए भी कि हम कैसे विश्वास करें कि कौन सा दवाई लें। तो इसीलिए बोला जाता है कि कम से कम जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं इंडिया के ही, उनका दवाई लें। और लेकिन मेरे ऐसा कहने के लिए मेरे पास कोई बेसिस नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि यही तरीका ठीक है कि आप अच्छे कंपनी की दवाई लें, क्योंकि वो अपने फैक्ट्रीज़ को कई बार इंस्पेक्शन में चल रही होती है, वो कई बार उनकी जांच होती है, तो ये सब चीज़ मेथड्स वो फॉलो करते हैं। जी जी। हालांकि उसमें भी देखिए दूसरा एक एस्पेक्ट भी है, जैसे कि अभी आप डोलो का जिक्र कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि कोविड के टाइम पे एकदम से बहुत ज़्यादा चर्चा में आई और मतलब सबसे ज़्यादा यही दवाई बिकी। बाद में आया कि किस तरीके से इन्होंने डॉक्टर्स को और कुछ और तरीके से जो है करके और तैयार करके नहीं अपने वो प्रोडक्ट को सेल करने के सामने लिए लाए। हाँ सामने लेकर के आए, तो वो एक अलग वो स्टोरी तो है। एक मार्केटिंग स्किल, अब जी, जो भी कह मार्केट लें स्किल उसको। हाँ एग्जैक्टली आ, नहीं, उसमें फिर बहुत सारी बातें आएंगी, हाँ, ये मैं वाले समझ रहा मीन्स थे, हूँ। वो वाले मीन्स थे और ऐसे लिखवाए गए। एनीवेज वो एक अलग चैप्टर है। चूँकि हम बात करते हैं जेनरिक मेडिसिन की, आपने खुद ने भी कहा कि जेनरिक मेडिसिन जो हमारे यहाँ पे यूज़ हो रही है वो 99.9% जेनरिक मेडिसिन है। और लेकिन यहीं पे ये भी चर्चा है, जो कि आपने भी जिक्र किया कहीं ना कहीं, कि जब आप किसी अच्छी वेल रेपुटेड या बड़ी कंपनी से ख़रीदते हैं तो उनके जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़े अलग होते हैं उसके मुकाबले। अभी जो जिन जेनरिक की मेरा मतलब है, मैं जिसकी चर्चा कर रही हूँ वो है जो जन औषधि में मिलते हैं, जो सरकारी महकमा है, डिपार्टमेंट है, जो उनकी होती हैं।
तो उसमें कई बार ये कुछ बड़े एक्सपर्ट्स भी जो है बोलते देखे गए, जिनका कहना था कि थोड़ी सी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है उन दवाइयों की, राइट? वो मेरे से भी कई लोग की बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड। तो इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? क्योंकि अगर पहली बात तो मेरा सवाल वही है कि कैंसर की मेडिसिन क्या जन औषधि औषधालय जो होता है, सेंटर है जो, उस पे अवेलेबल है? और दूसरा अगर है तो क्या कितना परसेंटेज है, कि ये तो आपने खुद भी कहा ना कि जो परसेंट सॉल्ट तो सेम है, लेकिन कितना परसेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हो सकता है कि जो जेनरिक जिसकी हम बात करें, जो सस्ती 10 रुपये की दवाई मिल रही है, उसका परसेंटेज भी उसमें कम हो बनस्पत की जो 50 रुपये की मिल रही है, तो उसके पैरामीटर्स अलग हैं, उसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा डाली गई है। तो ये चीज़ें हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो कुछ आइडिया आपका कि कैंसर की कितनी दवाई अवेलेबल हैं उस जन जो औषधालय पे? मैं हर्ष में तो नहीं देखा हूँ, लेकिन लगभग मैं 1 साल पहले देखा था, तो मुझे लगभग 20 से 25 मॉलिक्यूल दिखे थे, ओके। जितना मुझे लिस्ट मिला था। और दाम काफ़ी कम थे, 100 में थे, मतलब सैकड़ों में थे, हज़ारों में भी नहीं थे। तो ये अब जैसे पैक्लिटेक्सेल का जो प्राइस है वो 6,000 10,000 के रेंज में रहता है, जहाँ उस पर 800 रुपये लिखा हुआ था। तो ये ओके। काफ़ी फ़र्क है, और मैं नहीं मान सकता जब तक कि मुझे प्रूफ ना मिल जाए कि उसकी क्वालिटी ख़राब है या फिर उसके कंटेंट कम है, परसेंटेज वाइज भी कम हो। तो मतलब मैं बिना, क्योंकि भारत सरकार इसके प्रोड्यूस करा रही है ड्रग को, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने लापरवाही से कराएगी। और जी। मुझे पूरा उम्मीद है कि वो सही दवाई प्रोड्यूस कर रही होगी। राइट। और एक और चीज़ है जो कि हमने मिस कर दी है, वो है कि जो सरकारी स्कीमें हैं, तो वहाँ से भी फ़ायदा हो सकता है कैंसर पेशेंट्स को। यस, बहुत जी। महत्वपूर्ण बात है ये, कि इसमें भी जागरूकता ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि इसमें भी ना एक अंतर है, मतलब कुछ लोग काफ़ी जागरूक हैं, उनको पूरा पता है। राइट। और कुछ लोग मुख्यमंत्री राहत कोष से कई बार पैसे ले चुके हैं। आई मीन, मुझे खराब नहीं लग रहा है, अच्छी बात है, उतनी जागरूक हैं कि ले पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मिल जाता और है, मुख्यमंत्री कुछ राहत लोग कोष से भी एक मिल बार जाता भी नहीं है। ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो कई लोग ऐसे भी आते हैं हमारे अस्पताल में, जो गरीब हैं, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, फिर उनको बोलते हैं जाओ बनवाओ, उसमें उनका 20 दिन 15 दिन चला गया। तो इसमें भी डिले होता है। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि मैंने जितने पेशेंट्स को भारत सरकार को या राज्य सरकार को चिट्ठियाँ लिखी है हमारी तरफ से, तो उसमें क्या होता है, एक डॉक्टर आपका एस्टिमेट देता है, हॉस्पिटल और डॉक्टर मिलकर, कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स या 3 मंथ्स का ये इलाज का प्रोग्राम है और इसमें इतना खर्च आने की उम्मीद है। और तो हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि इसको मदद दीजिए। फिर आपके अगर केंद्र सरकार में को आप अप्लाई कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस साउथ ब्लॉक, वहीं एप्लीकेशन काउंटर बना हुआ है, जहां आप अपना एक डॉक्टर का एस्टिमेट, आपके एरिया के सांसद द्वारा उसका रिकमेंडेशन अनुमोदन किया हुआ हो कि हाँ ये गरीब है और इसे दिया जाए, और एक सिंपल सा एक आधार कार्ड का कॉपी, और एक सिंपल सा फॉर्म होता है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें देना होता है, वो आप ही को, वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। उसमें आप देते हैं कि आपका आधार नंबर क्या, आपका फ़ोन नंबर क्या, आपका पता क्या है। ये सब करके वहाँ जाके आपको किसी भी इंसान को कोई रिश्वत नहीं देनी है। वहाँ जाके आप काउंटर पर उसे ड्रॉप कर देते हैं। फिर लगभग 3 सप्ताह से 4 सप्ताह बाद आपको मैसेज आएगा कि आप, और एक चिट्ठी भी आएगी कि आपके लिए अमुक हॉस्पिटल को, जिस हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करा रहे हैं, उनको इतना अमाउंट को जो है वो दे दिया गया है आपको, मतलब जो भी वर्ड आप यूज़ करें उसको संशय कर अनुमोदित कर दिया गया है। अब आप उसे इलाज शुरू करें या कंटिन्यू करें। हॉस्पिटल का काम होता है कि आपको एक कार्ड देती है हॉस्पिटल, जिस पे आपका टोटल जमा लिखा होता है। आप उस पेपर को दिखा के ही वहाँ के फार्मेसी से दवाई और बाकी चीज़ें जांच वाँच सब करवाते चलते हैं, उसमें से वो माइनस डिडक्शन होता जाता है। और बीच बीच में हॉस्पिटल का काम है कि आपके द्वारा हुए खर्च को सरकार को वो जानकारी देते रहती है कि इतना खर्च हुआ है। और अच्छी बात क्या है कि कभी कभी आपने मान लो 3 लाख रुपये आपके लिए आया और आप मान लो खर्च ही नहीं हो पाया, आपका इलाज कंप्लीशन पर था, सोचता बाद में पैसा आया, या आपने लेट से अप्लाई किया तो उसमें पैसा बच गया, तो वो पैसा अगर लैप्स होने लगता है तो आप फिर अप्लाई कर देते हो, या सरकार की चिट्ठी जाती है कि इसका इलाज अभी चल रहा है, तो वो फिर से कंटिन्यू हो जाता है। तो मैंने देखा कि यूपी सरकार, और अगर इलाज पूरा हो गया तो कोई बात नहीं, वो पैसा आपका 2 साल तक आपके अकाउंट में जमा रहता है। फॉलोअप में भी, पेट सीटी स्कैन में, ब्लड टेस्ट में, दवाइयों में, जो भी आपको दवाई लगनी है उसमें यूज़ होता रहता है। तो ये अच्छी, मतलब अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। मैं देखता हूँ, मतलब मैं तो काफ़ी चिट्ठियाँ लिखता हूँ, तो मुझे दिखता है कि हाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जी। और एक आखिरी सवाल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से भी ऐसा कुछ कोई फंड या कुछ होता है कभी? कोई मिनिमम भी अगर अमाउंट है, या कुछ मिनिमम पेशेंट नंबर होता है कि जिनका कि कुछ ट्रीटमेंट में मदद की जाती है?
अ, मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से तो नहीं देखा हूँ, बट इंडियन कैंसर सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है हम्म। जो फंडिंग करती है। बट अभी तक मैंने ज़्यादा फंडिंग देखी है कि पीडियाट्रिक जो बच्चों के कैंसर में है वहाँ हाँ, हुई। एनजीओ तो बहुत सारे हैं जो इस तरह से हाँ, काम कर रहे हैं। एनजीओ बहुत सारे हैं, तो उसी इंडियन कैंसर सोसाइटी जो है बेसिकली टाटा ट्रस्ट हैंडल्ड सेंटर है, वो ये है ऑर्गेनाइजेशन है, तो काफ़ी काम करती है वो, काफ़ी रेपुटेड है वो ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कुछ कुछ जो हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनके भी फंड्स हैं, जिसे हम अप्लाई करते हैं तो अमूमन कुछ ना कुछ पैसा तो मिल जाता है पेशेंट्स के अकाउंट में। बस यही है कि सारे फंड्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल को आते हैं, हॉस्पिटल के अकाउंट से फिर खर्च होता है और फिर पेशेंट को उसका रिपोर्ट मिलता रहता है। तो तो मेन बात ये कि आपको जानकारी हो और उस जानकारी को आप इस्तेमाल कर पाएँ सही बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये ज़रूर है कि कैंसर की डायग्नोसिस होने के बाद अगर आपको पैसे की कमी है तो तुरंत पहला काम ये ना करें कि पहले हताश हो गए। जी। पहला है कि एक्सप्लोर करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम कहाँ कहाँ से इलाज करा सकते हैं, क्या क्या फंड्स हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसका कोई एक ऐसा सोर्स नहीं है जो आपको बहुत कुछ सारी जानकारी एक साथ दे दे। इसमें मुझे लगता है कि आप भी मदद कर सकते हैं एक जी। पॉडकास्ट करके कि हाँ क्या क्या फंड्स हैं जहाँ जहाँ से आप पैसे ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज की जो ये बातचीत है उसका एक अंश है उस कोशिश का कि काफ़ी जानकारी हमारे दर्शकों को मिली होगी अभी तक। और ये थे डॉक्टर कुमार ऋषिकेश जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को ना सिर्फ आप रोक सकते हैं बल्कि अगर हो जाए तो उसका सही ट्रीटमेंट, सही इलाज क्या है, साथ ही साथ सरकार से लेकर के और जो एनजीओ या दूसरी संस्थान है वहाँ से कैसे आप मदद ले सकते हैं और अपने इलाज को अफोर्डेबल बना सकते हैं। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना धन्यवाद। इतना वक्त देने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।